सुबह सवेरे पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं फराह और मैं हमजा। खुश आमदीद आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और मैं बता रही थी आपको कि संडे वाले दिन भी फॉग थी और कल भी जो है वो धुंध थी और आज तो ज्यादा है। और लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स कल भी बदतरीन था, जो अगर आप परक्यूलेट देखेंगे कितना उसका वो था तो 380 समथिंग था, जो कि बहुत ज्यादा बदतरीन फिजाई आलूगी, खतरनाक, हद से भी ज्यादा खतरनाक है। तो मतलब बात ही खत्म हो। हाँ, बात ही खत्म हो। मतलब इससे आगे खतरनाक मतलब और कुछ हो जाए तो हम कुछ नहीं कह सकते। दिल्ली वगैरह ये सब शहर, कलकत्ता, ये हमसे बहुत नीचे थे, पीछे छोड़ दिया हमने उनको। हम आगे जा रहे हैं। आप क्या बातें कर रही हैं। अब आपके साथ ना एक और बात करेंगे और वो ये है कि झूठ कोई शख्स बोल रहा है तो उसको कैसे पकड़ा जाए। इस हवाले से एक नई तहकीक सामने आई है और उसमें हमारे दरमियान इख्तलाफ पाया जाता है कि मैं तो इस तहकीक के साथ अग्री नहीं करती। मैं भी नहीं एग्री करती। आप भी नहीं करती? हाँ, इसलिए कि झूठ, ये झूठों को भी पता है कि झूठ बोलते हुए ना उन्हें अगर वो ऐसे पकड़े जाएंगे, आवाज़ को धीमा रखेंगे, आंखें इधर उधर करेंगे, ज़्यादा जो है वो ज़रा झिझक के बोलेंगे तो अगले को पता चल जाएगा कि झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान में तो झूठ धड़ल्ले से बोला जाता है, डंके की चोट पे बोला जाता है। तो ये जो फ्रांस में एक तहकीक सामने आई है वो ये है कि जो शख्स झूठ बोल रहा होता है अपनी आवाज़ थोड़ी सी धीमी रख लेता है और स्ट्रेस और पॉज उसका वैसा नहीं होता और कोशिश करता है कि बस बात गुजर जाए, आंखों से आंखें नहीं मिला रहा होता। लेकिन मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में ऐसा। इस बारे में हमारे यहाँ दो मुहावरे हैं ना। एक तो चोर की दाढ़ी में तिनका, वो जो था ना कि जो चोर है ना उसकी दाढ़ी में तिनका है, तो चोर ने खामखाई अपनी दाढ़ी चेक करना शुरू कर दी। तो अब चोरों को भी पता है कि जो तिनका है ना वो तो है, तो अब उसको अगर वो तिनका कह रहे हैं तो हमने अपनी दाढ़ी को हाथ नहीं लगाना। दूसरा ये कि चोर मचाए शोर। हमारे यहाँ तो जो जितना ज्यादा झूठा होता है वो उतना ज्यादा ऊंचा बोलता है। और हमजा एक टर्म भी है साइकोलॉजी की जिसे कहते हैं हैबिचुअल कंपल्सिव लायर। अच्छा, ये ऐसे झूठे होते हैं जो अपना झूठ इतने तवातर से बोलते हैं कि उनको अपने झूठ पर ही यकीन आ जाता है। वो अपने झूठ को सच समझ के बोल रहे होते हैं। यानी दूसरों को पता होता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, मगर वो इतने तयक्कुन के साथ ये बात कर रहे होते हैं कि ऐसा लगता है कि जनाब यही सच है। बस हम आपके साथ ये रिसर्च इसलिए शेयर कर रहे हैं कि अगर कोई शख्स झूठ बोल रहा है तो हो सकता है कि इन चीज़ों से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। हम दोनों को मुत्तफ़िका तौर पर यूनानिमसली ये लगता है कि पाकिस्तान में आप ऐसे बंदे को नहीं ढूंढ सकते हैं। पाकिस्तान में जो शख्स झूठ बोलता है ऐसा बेहतरीन झूठ बोलता है कि आप शायद कोई वो किसी को बताते हुए ना पकड़ा जाए कि मैंने झूठ बोला था, वरना आप नहीं पकड़ सकते। हाँ, पाकिस्तान में नहीं आप पकड़ सकते। यहाँ पे तो झूठ हर स्टेज, हर फोरम पे, हर बड़े यकीन और ईमान के साथ जो है बोला जाता है। इसमें मुझे एक जोक याद आ गया, दोनों का आपस में ताल्लुक नहीं है। अच्छा। लेकिन मतलब कौम की जो बात हो रही है ना, वो ये कि वैक्सीन जो है ना वो तो यूरोप ही बनाएगा। हमारे यहाँ पर तो सिर्फ महबूब कदमों में लाने का काम जो है वो महारत के साथ किया जाता है। चलिए जी, वो भी एक मैसेज और फोन कॉल पे हम। और सेनेट इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहा है, हुकूमत भी मुतहर्रिक हो रही है और अपोजिशन फिर से एक दफ़ा मुतहर्रिक हो गई है। पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने हैदराबाद में सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया, लेकिन एक वीडियो सामने आई जिस वीडियो का मामला हम सबके सामने है कि किस तरीके से 2018 के अंदर खरीदो फरोख्त हुई, नोटों के बंडल किस तरह से दिए गए और उस वीडियो के बाद ये मामला सामने आया कि भाई खरीदो फरोख्त तो होती है, वो कौन करता है कौन नहीं करता, इसके ऊपर अब एक जो है सवाल उठ गया। हाँ, मेरा ख्याल सवाल ये होना चाहिए कि कौन नहीं करता। इसलिए कि जो वीडियो सामने आई है उसमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs भी हैं और उनको जो है बहुत सौ को बर्खास्त भी किया गया। लेकिन इस हवाले से MPA जो है उबैदुल्ला मायार, मेरा ख्याल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA थे, इनकी वीडियो सामने आई है फरा, और ये एतराज़ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि परवेज खटक साहब ने पैसे दिए। इनसे बात कर लेते हैं। उबैदुल्ला मायार साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वीडियो सामने आई, सबने देखी, कई सवालात उठ गए और आप ही की जानिब से ऐसे मामले सामने आए कि आपने अपना ज़मीर बेचा, आपने अपना वोट बेचा। हकीकत क्या है, आपका मौक़िफ़ क्या है, क्या ये वीडियो असली है, वहाँ पर कौन मौजूद था, किसके कहने पर आप गए थे? सर, आप इस वीडियो को जरा गौर से देखें, हमारे मौक़िफ़ को समझने की कोशिश करें। इस वीडियो में मेरे साथ कौन बैठे? मेरे साथ सेटिंग MPA जाहिद दोआनी साहब बैठे हैं, खाली वो दिखा रहे और पैसे दिखा रहे। ये पैसे हमें कौन दे रहे? ये पैसे हमें मिन्नतें कर करके बुलाया गए स्पीकर हाउस, और वो भी परवेज खटक साहब ने हमें बुलाया था। उस 2018 3 साल पहले की बात है। 3 साल पहले मैंने ये स्टेटमेंट दिया था कि हुकूमत ने मुझे पैसे दिए हैं, और कितने दिए अमाउंट भी मैंने बताया था 1 करोड़ रुपए, कि ये
हुकूमत ने हमें दिए। मैंने उस वक्त ये स्टेटमेंट जियो न्यूज़ पर दिया था, और अब आपको भी आपके चैनल पर ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि हुकूमत ने हमें बुला के स्पीकर हाउस में सब MPs को बिठा के एक पैनल बनाया था, 17-16 MPs का। उसमें मुख्तलिफ सेनेटर्स उम्मीदवार थे जो अब सेनेटर बन गए। इसमें सिर्फ एक बंदा जो है वो MNA बन गया, वो सेनेटर की इलेक्शन हार गया एक वोट से, ख्याल जमान साहब। तो उसकी वजह से उसने अपने पैसे मांगने की कोशिश की कि मुझे पैसे अपने ऑफिस दे दो परवेज खटक से। तो परवेज खटक ने इस बंदों को कहा, जिस बंदों को परवेज खटक साहब ने पैसे दिए थे, कि भाई पैसे वापस कर दो, क्योंकि वो फेल हो गए ख्याल जमान। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मौजूद था जो भी सेनेटर है। आप जो कह रहे हैं, मोहम्मद अली बादशाह जो कह रहे हैं, वो तो इसके बिल्कुल खिलाफ कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि वीडियो जो है वो एडिट की गई, मैंने तो किसी को पैसे दिए ही नहीं। बादशाह साहब इस वीडियो में देखे जा सकते हैं। मैं भी कहता हूँ, मैं भी सर यही कहता हूँ कि वीडियो इस पे एडिटिंग हुई है। बिल्कुल आप इस वीडियो की फॉरेंसिक को क्या बोलते हैं उसको, वो करा ले, बेशक आई एम रेडी। इसको बिल्कुल मैं बिल्कुल तस्लीम नहीं करता हूँ, ये गलत। बिल्कुल ठीक है। उबैदुल्लाह साहब, आपको पैसे परवेज खटक साहब के कहने पे दिए गए, किस लिए दिए गए थे वो पैसे? मौजूद है, परवेज खटक साहब भी मौजूद है, लेकिन खटक साहब को इस तस्वीर में नहीं लाया गया है। और स्पीकर साहब केसर जो है वो घर से भाग गए, उस वक्त वो निकल गया, और ये खटक साहब मौजूद थे, फिर दूसरे रूम चले गए। खटक साहब मौजूद थे, आखिरी दम तक मौजूद थे, आखिरी वक्त तक मौजूद थे, क्योंकि इसने डील फाइनल करना था सब MPs का ना। अच्छा, आप लोगों का ये भी कहना, ये भी बयान सामने आया है कि फंड्स के नाम पे दिए गए, कि ये पैसे जो हैं ये फंड्स दिए जा रहे हैं आपको। ये जो सेनेट के इलेक्शन से पहले फंड्स का मिलना जो है, क्या आप लोगों के इल्म में नहीं था कि ये पैसे जो है सेनेट इलेक्शंस में वफादारी बदलने, खरीदने के लिए दिए जा रहे हैं? मैडम आप इस बात को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं ना। ये फंड्स हमें मिले थे 36 करोड़, उसी दौरान 36 करोड़ फंड मिले थे, लेकिन ये 1 करोड़ इन कैश मिले। और जब कैश मिले, इसके अलावा तीसरी बात ये थी कि आपने सेनेट इलेक्शन में हमारे कैंडिडेट को सपोर्ट करना है। दूसरी ये कि जब आप टिकट के लिए अप्लाई करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे टिकट देने में। और तीसरी ये कि आप ये पैसे रख लें कि मतलब इस पर आप पोस्टर, झंडा, डंडा और ये हुकूमत की तरफ से। तो हमने मतलब इस वजह से पैसे लिए कि हुकूमत की तरफ से थी, अपने पार्टी के लीडरशिप की तरफ से, और वो भी स्पीकर हाउस में थी। तो मतलब उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है, सेंटर बारों से पैसे लिए, लेकिन ये आपके ख्याल में टाइमिंग क्या, ये जो टाइमिंग है कि अभी अचानक जब हुकूमत जो है वो लेके जा रही है, इस पे ओपन बैलेट की बात कर रही है और उस बारे में करारदाद भी मूव कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला है, ये वीडियोस का सामने आ जाना और इस तरह से ये मामला जो है एकदम से हलचल का शिकार हो जाना, ये क्या हुआ? अपने MPs को डराना, अपने जो मौजूदा MPs है इनसे डिलीवर KP में नहीं हो पाई, तो ये अपने MPs को जो है डरा रहे हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं। हमारे पास वीडियो सबूत मौजूद थे, जब आपके पास सबूत मौजूद थे। 3 साल आपने सुल्तान मोहम्मद जो लॉ मिनिस्टर था उसको क्यों वजीर रखा, उसको क्यों अपने पार्टी में शामिल किया? बिल्कुल ठीक, सवाल ये भी उठते ना। और जब पैसे हमें दिए गए तो उसमें दिखाने वाले दिखाए ना जो देते हैं। बिल्कुल ठीक है। उबैदुल्लाह साहब, हमें ये बताएं कि आप तो थे अयूब आफरीदी के ग्रुप के अंदर, आपने उनको वोट देना था और आपने सेनेटर उनको मुंतखब करना था, वो तो सेनेटर मुंतखब हो गए, फिर आपकी वीडियो का सामने आ जाना, आपकी पार्टी आप पर भरोसा नहीं कर रही है, आपने क्या फैसला किया है? क्या आप किसी दरवाजे को खटकाएंगे, अदालत जाएंगे, किसी के खिलाफ हत्या के इज्जत का दावा करेंगे? अदालत जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। मैंने उस वक्त 3 साल की पहले मेरी स्टेटमेंट आप चेक कर लें, मैंने कहा था कि मुझे पैसे दिए गए। तो ये कहते हैं या किसी MPA ने कहा कि हमें पैसे दिए, मतलब बहुत कम MPAs होंगे कि वो सच बोलेंगे, लेकिन मैंने सच बोला। जो हुआ था मामला, तो मैंने उसको जस्टिफाई भी किया और कह भी दिया, और हाई कोर्ट भी यही कहूँगा और आपके सामने भी यही। जब आप पैसे लेने वहां पर गए थे, आपको उस दिन किस रहनुमा ने कॉल्स की थी और कितनी कॉल्स की थी? फैदा मोहम्मद ने कहा कि ये पैसे वापस करें, और बाकायदा फैदा मोहम्मद और मेरी मोबाइल पर झगड़ा भी हुआ, और बाकायदा फैदा मोहम्मद जो है वो मुझे मुसलसल कॉल कर रहा था, और बाकायदा फैदा मोहम्मद और चीफ मिनिस्टर की इस हवाले से एक पैनल बना था। ये 3-4 बंदे थे और ये यही काम कर रहे थे, लेकिन इसमें ज्यादा इन्वॉल्व परवेज खटक और फैदा मोहम्मद इन्वॉल्व। तो आपने मौकिफ दिया था कि परवेज खटक साहब ने उस दिन आपको काफी कॉल्स की और आपको मजबूर किया कि आप जाएं? बिल्कुल सर, हमें मजबूर किया गया है, हमें जबरदस्ती बुलाया गया है। पैसे लेने के लिए भी क्या मजबूर किया गया था कि पैसे भी आप जरूर लें? इसके लिए भी कोई कंपल्शन थी आपके ऊपर? मैडम, ये इस वजह से किया गया था कि इनको डर था कि कुछ लोग हमसे खफा थे के दौरान, ये हमें लिफ्ट नहीं देते थे, तो इनके ज़हन में ये था कि शायद ये वोट भी ना दे।
तो इससे पहले भी सेनेट इलेक्शन हुआ था, उसमें भी पीपल पार्टी का कैंडिडेट पास हुआ था ना, खानजादा खान, 2015 में भी पास हुआ था। उसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। 2015 में आप चेक करें, पीपल पार्टी का एक उम्मीदवार पास हुआ था, पीपल पार्टी का। ये जो एक नामालूम, जी ठीक है, ये जो एक नामालूम सा शख्स जो है वो दिखाई देता है वीडियो में, ये कौन है? ये तो इनका कोई होगा बंदा, मतलब एक नहीं नामालूम कौन है। मेरे साथ तो जाहिद वानी साहब बैठे हैं ना, ये जो बैठा है, नहीं जो पैसे पकड़ा रहा है, पैसे पकड़ा रहा है, ये तो कोई बंदा होगा उनका, कोई क्लास 4 होगा। बिल्कुल ठीक है। उबैदुल्लाह मयार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक MP खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक, जिनकी वीडियो सामने आई और उनका मौक़िफ़ कुछ अलग है, और वो ये भी कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट जाएंगे और जाना चाहिए अगर उन्हें लगता है कि मामला बड़ा अजीब सा हो गया। हुकूमत का भी एक मौक़िफ़ है इसके ऊपर। बिल्कुल लगता है कि ये मामला जो है वैसा नहीं है जैसे कि दिखाया जा रहा है, उन्हें ट्रैप किया जा रहा है किसी सिचुएशन में, तो डेफिनेटली उन्हें वहाँ पे कंसल्ट करना चाहिए। हुकूमत इस बारे में क्या राय रखती है उसका इज़हार असद उमर साहब ने किया है, क्या कहते हैं देखते हैं। लोग गलत पैसा बनाकर इलेक्शन जीते हैं और सेनेट के अंदर तो कहना चाहिए खरीदते हैं। रेट लगने शुरू हो गए, इस इलेक्शन के भी रेट लगने शुरू हो गए। 2018 के सेनेट के इलेक्शन से पहले खैबर पख्तूनख्वा के असेंबली के कुछ MPs जो हैं पैसा दे रहे हैं अपना वोट बेचने के लिए। उस कमाई का एक जरिया जो है वो सेनेट का इलेक्शन भी। ये तरीक़ेकार अगर हम ना बदलते तो शायद तहरीक इंसाफ की 1-2 सीटें 3 सीटें और भी निकल आती। बिल्कुल सही। सो ये असद उमर साहब का मौक़िफ़ है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। 2018 के सेनेट इलेक्शंस अब आके हुकूमत जो है, जब उसको ये इनसिक्योरिटी, जो कि लोग कह रहे हैं, तज्जियाकारों का ये कहना है कि इनसिक्योरिटी है कि इन इलेक्शंस में मामला जो है वो शायद उतने फेवरेबल ना हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और शो ऑफ हैंड की बात की है, ओपन बैलेट की बात की गई, तो उसके साथ ही वीडियोस का सामने आ जाना एक बड़ी गैर मामूली टाइमिंग है। कौमी वतन पार्टी के साथ इत्तेहादी थे, उनके 10 MPs थे, कोई सेनेटर मुंतखब नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी के वहां पर क्या हालात थे, और 2 उन्होंने अपने सेनेटर मुंतखब करवा दिए। तो कुछ ऐसा हुआ? बिल्कुल ऐसे ही है। सो इस हवाले से बातचीत करेंगे साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद से। अस्सलाम वालेकुम कुंवर दिलशाद साहब, फरमाइएगा 2018 सेनेट इंतखाबात में पैसे लेकर वोट डालने वालों के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है अब जबकि ये वीडियोस जो है वो सामने आना शुरू हो गया? हुकूमत का कहना है कि वो इनको लेकर एविडेंस के तौर पे पेश करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। असूली तौर पर जैसे कि वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा अहम इंकशाफ किया है कि 2018 के इंतखाबात में, जबकि KP में तहरीक इंसाफ की ही गवर्नमेंट थी और आमतौर पर सुनने में यही आ रहा था कि तहरीक इंसाफ के ही बाद मेंबरान सूबाई असम्बली ने इस हॉर्स ट्रेडिंग में हिस्सा लिया। अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उन्होंने की है, दुरुस्त फरमाया उन्होंने, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि असद उमर साहब को, रफाकी वज़रा को ये सारा केस बनाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रेफरेंस के तौर पर भिजवा दिया जाए, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने सेक्शन जो है 178 के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, इनको सजा भी दे सकती है, और साथ साथ इनकी जो अगर सेनेटर मौजूद हैं तो इनकी सेनेटरशिप जो है वो भी कदम करार दी जा सकती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इसको मीडिया ट्रायल की बजाय इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये सारा सबूत जमा करवा दें, और बड़े वाज़ेह सबूत हैं और बड़े ठोस मजबूती की बुनियाद पर ये रेफरेंस दाखिल कर सकते हैं और इनको वहाँ इंसाफ मिल जाएगा, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इनकी मेंबरशिप जो है बतौर सेनेट वो कदम करार दे सकता है सेक्शन 178 के तहत। तो ये तो एक मामला बड़ा अहम गंभीर है। तो मीडिया ट्रायल के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू करें और चेयरमैन सेनेट के जरिए एक रेफरेंस जो है वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया जा सकता है। 2 फोरम है, या तो बराह रास्त इलेक्शन कमीशन से रब्ता कायम किया जाए या फिर चेयरमैन सेनेट के जरिए आर्टिकल 63(1) के तहत भी रेफरेंस दाखिल करवाया जा सकता है। तो ये एक बहुत संगीन मसाइल है। लेकिन जहां तक आपका ये सवाल है कि ये जो गवर्नमेंट भी कह रही है, तो इन प्रिंसिपल अगर देखा जाए तो ये जो आया है ऑर्डिनेंस, इसकी रूह तो ठीक है। इमरान खान का पॉइंट ऑफ व्यू दुरुस्त है कि भी इसके बारे में हार्स ट्रेडिंग होती है। और हमें भी मालूम है कि सुबह सरहद में, सुबह खैबर पख्तूनख्वा में 2018 में तकरीबन 80 करोड़ रुपए तक भी हार्स ट्रेडिंग हुई है, क्योंकि वहाँ फाटा के मेंबरों पर
फाटा के मेंबर जो थे वो उनके लिए तो 2 या 3 सूबाई असेंबली के मेंबर, कौमी असेंबली के मेंबर काफी थे, तो वहां भी करोड़ों रुपया, अरबों रुपया तकसीम किया गया। और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी बाकायदा करोड़ों रुपया तकसीम हुआ, क्योंकि वहाँ एक वोट के अपने सेनेटर बनने के लिए वो तकरीबन 15 या 16 वोटर्स की जरूरत थी। तो इस लिहाज से ये इमरान खान का, वज़ीर आज़म साहब का, वफाकी हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू दुरुस्त है, लेकिन चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है और एक ऑर्डिनेंस भी आ चुका है, तो इस ऑर्डिनेंस की रोशनी में जो है अब सुप्रीम कोर्ट के साथ मशरूत किया हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो फैसला की तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए ठीक है। ये वीडियोस आने के बाद क्या अब सेनेट में ओपन बैलेट की राह हमवार हो जाएगी? क्योंकि अभी तो वीडियो का फोरेंसिक होगा, मामला इतना जल्दी निमट नहीं सकता है, लेकिन आप क्या समझते हैं, राह हमवार हो जाएगी? नहीं, ये तो ज़ाहिर एक मीडिया ट्रायल है, ये तो ये बातें तो देखना पड़ता है ना। मीडिया ट्रायल की बजाय ये सारा एविडेंस पूरा रिकॉर्ड लेकर वो चेयरमैन सेनेट के जरिए भी रेफर भिजवा सकते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी बराह रास्त जो है अपना रेफरेंस जा सकता है। लेकिन तमाम एविडेंस होगा, तमाम दिखाया जाएगा ना। अब इसके पीछे तो भी एक और मामला भी हो जाएगा ना, कि अब ये होगा कि आपने ये वीडियो तो अब सामने पेश आई है 2018 में, जबकि इलेक्शन 2021 में भी हो रहे हैं, सेनेट के इलेक्शन के मार्च में तकरीबन हो जाएंगे। लेकिन इसका मामला ये है कि ये बड़ा सीरियस मसला है और हुकूमत ने जो ये एक एविडेंस पेश कर दिया अगर इलेक्शन के पाकिस्तान में या चेयरमैन सेनेट के जरिए, तो इनकी जो नशिश जो है वो कालदम करार दी जा सकती है। लेकिन इसका असर नहीं पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले में, क्योंकि ये जो ऑर्डिनेंस जो है ये मशरूत है आर्टिकल 226 के तहत, जहां वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इसी में फैसला करना है कि आया ये जो सेनेट के इलेक्शन है आईनी है या कानूनी है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये जब तक आप आर्टिकल 226 में, 59 में, 51 में, 223 में, 224 में तरमीम नहीं कर लेते, उस वक्त तक ऑर्डिनेंस की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। क्योंकि जिसमें ये जो एक्ट में तरमीम करना जो है वो ऑर्डिनेंस के जिम्मे में नहीं आता। एक्ट में तरमीम तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में होगा कि वो जो फैसला देंगे, वो जो राय देंगे, वो जजमेंट जो है वो एक सबके लिए काबिल कबूल होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कह दिया कि जनाब इलेक्शन सेनेट के जो है वो आर्टिकल 226 के तहत होने हैं और वो आईनी इलेक्शन है, तो फिर ये जो आपका ऑर्डिनेंस जो है हुकूमत पाकिस्तान ने जारी किया है कबल वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले, तो ये खुद ब खुद तहलील हो जाएगा। ये हुकूमत पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब शिबली साहब ने भी ये कहा है, शिबली फराज ने, कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खामोश भी रही, फैसला ना भी दिया, तो तब भी ये जो है ये खुद ब खुद तहलील हो जाएगा। कुंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह पाकिस्तान से आप बात करते हैं। फरा, जहां ये बहुत दुख की बात है कि ये वीडियो सामने आई है, लेकिन ज़रूरत भी बहुत थी ताकि लोगों को ये चेहरे नज़र आते और पता लगता कि किस तरीके से ख़रीदो फरोख्त होती है। और सेनेट का मामला है ये, आपने कोई कानून साजी करनी हो, आप कहते हैं आइन में तरमीम करनी है, इतना बड़ा रोल है और वहां पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जैसे लोग जा रहे हैं, पैसे देके जा रहे हैं। अगर पिछले 2-2.5 साल से देखें तो हुकूमत को सबसे बड़ा मसला ही यही रहा है कि जो बिल्स वो पास करवाना चाहते हैं वो सेनेट से अप्रूव नहीं हो सकते, क्योंकि सेनेट में उनकी अक्सरियत नहीं है, जिसकी वजह से कोई भी कानून साजी जो है वो करने में नाकामी हुई। और इसी मामले को जो है ऑपोजिशन हमेशा यूज करती है, कोई भी करारदाद पेश करे। जैसे हमने बारहा कहा है कि अगर यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर कश्मीर की करारदाद नहीं मंजूर की जा सकती ना, तो फिर छोड़ दें, आपके बाकी कोई मामला जो है वो वहां पे हल हो गए, उस पे तय हो सकेगा। ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, चाहे जो भी इलेक्शन हो। और सेनेट का मामला हमेशा से हॉर्स ट्रेडिंग की बात होती है, ये मामला खत्म होना चाहिए। वीडियो सामने आई है, न जाने कितनी वीडियो सामने अभी तक नहीं आ सकी, और हमेशा हर पार्टी शोर मचाती है और हर पाकिस्तानी ये चाहता है कि ये ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। बिल्कुल सही। तो आगे चलेंगे। वफाकी मुलाजमीन जो है उन्होंने पहले भी एहतजाज किया था। अब एक खुशखबरी उनके लिए सामने आई है कि वफाकी काबीना ने तनख्वाहों में 40% इजाफे की मंजूरी दे दी है, जो फैसला इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में किया गया है। लेकिन FBR, नैब और FIA समेत जिन मुलाजमीन को पहले इजाफी तनख्वाह मिल रही है वो शामिल नहीं होंगे। लेकिन मुलाजमीन अभी भी मुतमईन नहीं है, खुश नहीं है। वो डी चौक पे आज धरना देने का ऐलान कर चुके हैं। धरना क्यों दे रहे हैं जब कुछ ये मामला 40% का इजाफा है? इस हवाले से बात करेंगे। इमरान वसीम जो है वो हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। इमरान वसीम, बताइए क्या मुतालबात हैं? हुकूमत की जानिब से ऐलान तो कर दिया गया।
मुतालबा तो एक ही है, मुलाजमिन का जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना देने का ऐलान किया गया है उन मुलाजमिन की जानिब से मुतालबा एक ही है कि हमारी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। गो के कल वफाकी काबीना के इजलास में हुकूमत ने मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान कर दिया है, लेकिन शायद मुलाजमिन जो है इस ऐलान से मुतमिन नहीं है। कल भी बहुत सारे मुलाजमिन से, सरकारी मुलाजमिन से जो सुप्रीम कोर्ट में हैं या उससे दीगर महकमों में हैं, उनसे हमारी बात होती रही तो वो यही कहते रहे कि ये ऐलान हुआ है या फिर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो शायद जो ऐलान हुआ है हुकूमत की जानिब से उस पर जो मुलाजमिन है वो एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। ता वक्त ये है कि हुकूमत की जानिब से इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। लेकिन आज चूंकि मुलाजमिन की जानिब से पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज और धरने का ऐलान किया गया है तो इस धरने को नाकाम बनाने के लिए रात गए जो सिक्योरिटीज एजेंसीज हैं, जो पुलिस है उसकी जानिब से जो इत्तेहाद है मुलाजमिन का, उनके सरबराहों को, उनके रहनुमाओं को पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू किया गया। जो सरबराह है आल पाकिस्तान ग्रैंड अलाइज के रहमान बाजवा, उन्हें गिरफ्तार किया गया। CDA लेबर यूनियन के जो सेक्रेटरी हैं अमानुल्लाह खान, उन्हें गिरफ्तार किया गया। और 10 बजे यहाँ पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना एहतजाज का ऐलान किया गया था। इस वक्त तकरीबन 9:15 साढ़े 9 बजे का वक्त हो रहा है, तो अभी तक तो कोई भी सरकारी मुलाजिम जो है वो यहाँ पर नहीं पहुंचा। लेकिन हुकूमत ने, इस्लामाबाद की इंतजामिया ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं। जो मेन रास्ता है परेड ग्राउंड की तरफ आने के लिए, पार्लियामेंट हाउस की तरफ आने के लिए, उस रास्ते को बंद कर दिया गया है। कंटेनर्स की वहां पर लेयर्स लगा दी गई है। मुलाजमीन वहां पर नहीं पहुंचे हैं और पुलिस की जो तैयारी है, इंतजामिया की तैयारी मुकम्मल है। इमरान वसीम, बहुत शुक्रिया आपका, हमें आगाह कर रहे थे। अहम मामला है, कल बड़ा फैसला वैसे किया गया है वफाकी काबीना। हाँ, लेकिन ये ट्रस्ट डेफिसिट नहीं होना चाहिए। अगर हुकूमत कोई ऐलान करती है तो लोगों को उस पर यकीन आना चाहिए। पहले भी हमारे से वादे किए गए, उनका यही कहना है कि हमसे वादे किए गए। हमें पहले भी इसी बात पे हमने अपना एहतजाज जो है मुअख्खर किया था कि हमारे मुतालबा जो है तस्लीम किए जाएं, लेकिन उसमें डिले किया गया है, देर की गई और अभी हमें यकीन नहीं है कि जो कहा जा रहा है दे एक्चुअली मीन इट। तो इसलिए ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है ये एक परेशान कुन बात है जो कि अगर मौजूद हो अवाम और हुक्मरान के दरमियान तो फिर मसाइल पैदा होते हैं, जो कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त इस सूरत में हमें दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त टाइम फॉर ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और सेनेट इलेक्शन एक ऐसा ओकेजन, एक ऐसा मौका है जिसके करीब आते ही अपोजिशन इत्तेहाद फिर मुतहर्रिक है। पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने हैदराबाद में सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया। अपोजिशन रहनुमाओं ने हुकूमत पर जी भर कर लफ्जी गोलाबारी की और PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने अपने खिताब में कहा, ना अहल को घर भेजने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये हुक्मरान चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आए और 26 मार्च को पूरे पाकिस्तान से लॉन्ग मार्च के काफिले रवाना होंगे। और बिल्कुल पिंडी और इस्लामाबाद की तरफ एक समुंदर रवां दवां होगा जो हुक्मरानों को बहा कर ले जाएगा। ये फजलुर रहमान साहब कह रहे थे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान का नया पाकिस्तान महंगाई का पाकिस्तान निकला है। आज मुल्क में किसानों, मजदूरों और मेहनत कशों का मुआशी कत्ल हो रहा है। मार्च में मार्च होगा और हम सब मिलकर इनके खिलाफ लड़ेंगे और सब अपने अपने इलाके से निकलेंगे। यानी कि लॉन्ग मार्च के ऊपर इन सारों की जो है ना मुत्तफिका एक चीज़ सामने आ गई है। अब सेनेट इलेक्शन जब होगा उसके बाद पता लगेगा कि कितने मुत्तफिक रहते हैं। सारों तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे 11 पार्टियां। हाँ, लेकिन इनमें जो इत्तेहाद है ना वो वक्ती होता है। मतलब किसी इशू के ऊपर इत्तेहाद हो जाता है एंड देन वो कहते हैं कि हमारे इशू टू इशू हमारी तो जो है ना अलायंस है। आप ग्रुप में 3-4 दोस्त हो ना, तो उनको आपने कहना हो कि हमसे जरा मिलो एक जगह पे, आप एक जगह डिसाइड नहीं कर पाते हैं। ये सारों 11 लोग हैं, इनको कैसे मनाएंगे? इशू टू इशू ये जो इनका इत्तेहाद है वो देखना ये है कि किस इशू पे ये रहेगा बाकी और किस इशू पे ये जो है खराब हो जाएगा। सो इस हवाले से बातचीत करेंगे। सीनियर सियासी तज्ज़ियाकार बाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। फरमाइएगा, क्या PDM के लॉन्ग मार्च के ऐलान से आपको इस तहरीक में दोबारा जान पड़ती दिखाई दे रही है या इस बार पहले की तरह दोबारा ये जो अपोजिशन तहरीक है ये फिर ख़त्म हो जाएगी, ठूस हो जाएगी? देखिए, कहना कबल अज़ वक्त है क्योंकि अभी 26 मार्च को बड़ा वक्त पड़ा है। लॉन्ग मार्च होता है, नहीं होता है तो कैसा रहता है। आप 1 महीने पहले उसका ये तज्ज़िया तो नहीं कर सकते कि लॉन्ग मार्च में जान पड़ सकती है। लॉन्ग मार्च होगा तो ज़रूर थोड़ी सी मोटिवेशन आएगी उनके जो भी वर्कर्स हैं, क्योंकि अब तक जो सूरत हाल रही है वो खासी मायूस कुन रही है PDM की। अभी हैदराबाद में भी उनका जलसा हुआ। ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। जलसे तो उनके हुए हैं, जलसे अब उसमें तादाद बहुत थी नहीं थी,
इसमें दो राय पाई जाती हैं, लेकिन बहरहाल वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर तो होते हैं, जलसे में मोबिलाइज करते हैं आप। लेकिन चूँकि जो टारगेट्स उन्होंने रखे थे उन टारगेट्स पे अब तक वो टारगेट्स अचीव नहीं कर सके, इसलिए इस वक्त मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता कि लॉन्ग मार्च जो है वो उसमें जान पड़ेगी नहीं पड़ेगी। लॉन्ग मार्च होगा, अगर लॉन्ग मार्च वाकई 26 मार्च को होता है जिस तरह उन्होंने फैसला किया है, तो उसमें देखना होगा कि एक तो ये कि कितनी तादाद में लोग आते हैं, फिर ये कि उनका जोश और वलवला कितना होता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें, ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो किसी भी लॉन्ग मार्च में बहुत अहम होते हैं। एक ये कि उनकी तादाद कितनी होती है, दूसरे ये कि उनके अंदर जोश और वलवला कैसा होता है। तो अगर वो हुआ तो एक पीडीएम में यकीनन एक जान पड़ सकती है, लेकिन इस वक्त तजदिया करना है, जब 1-1.5 महीना अभी है, तो मेरा ख्याल है ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, महंगाई और गवर्नेंस के हवाले से शिकायत के बावजूद अपोजिशन के जलसों में आवाम की भरपूर शिरकत नज़र नहीं आ रही होती है कि इतनी बड़ी तादाद में आवाम वहाँ पर मौजूद हो। क्या आवाम हुकूमत से तो नाखुश हैं लेकिन अपोजिशन पर यकीन करने को तैयार नहीं है? देखिए, लोग कंफ्यूज हैं गवर्नमेंट से। अब तक वो मायूस भी हैं, लेकिन उन्हें अपोजिशन की शक्ल में कोई बहुत ज़्यादा होप भी नज़र नहीं आ रही। तो जिस तरह की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, और फिर ये कि जो स्ट्रेटजी अपोजिशन की रही है वो भी बहुत नाक़िस रही है। जिस तरह मोबिलाइज़ करना चाहिए उस तरह वो मोबिलाइज़ नहीं कर सके लोगों को। जो टाइमिंग थी वो भी इस लिहाज से दुरुस्त नहीं थी कि एक तो मौसम भी जो है ज़ाहिर सर्दी काफ़ी थी, फिर कोविड वाली सिचुएशन है, एक खौफ भी है लोगों में। तो वो सारी चीज़ें अगर हम मिक्स कर लें, और फिर ये ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून की मादी में 2-3 गवर्नमेंट्स रह चुकी हैं, पीपल्स पार्टी की 2 गवर्नमेंट रह चुकी हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन का फैक्टर ज़्यादा था। लोगों को कोई बहुत ज़्यादा पिछली जो पार्टियां हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन उनकी असल मायूसी ये है कि ये गवर्नमेंट भी वो डिलीवर नहीं कर पा रही, और जिसकी वजह से महंगाई जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। ये फैक्ट्स फिगर्स देने से मसला हल नहीं होगा गवर्नमेंट का, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि महंगाई लोगों की पहुंच से, जितनी कीमतें जो हैं रोज़मर्रा की अशिया की, वो लोगों की रीच से बाहर होती जा रही हैं। फिर बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, और अभी तो जब गर्मियां शुरू होंगी तो फिर लोड शेडिंग का एक नया अज़ाब आएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर मिक्स करें तो लोग गवर्नमेंट से काफ़ी मायूस हैं, देख रहे हैं कि वो किस तरफ जाएं। तो एक कन्फ्यूजन है लोग, इसीलिए शायद बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन हमें नहीं नज़र आई जलसों में। लेकिन मज़हर साहब, ये नैरेटिव जो है ये अपोजिशन की तकारीर में नज़र नहीं आता, कम दिखाई देता है। आपके ख्याल में अवाम की उमंगों की तर्जुमानी जो है वो किस तरह से अपोजिशन की तहरीक को एक नया रुख या नया जाविया दे सकती है? क्या अभी भी अपोजिशन का धांधली और एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो है वो अवाम में मकबूल है, या वो चाहते हैं कि उनकी महंगाई, उनके मसाइल की बात जो है वो की जाए, बैड गवर्नेंस की बात की जाए, और ये उन्हें नहीं नज़र आता है जिसकी वजह से वो अपोजिशन का साथ देने से भी गुरेज आए? नहीं, ये तो अपोजिशन की जमातें खुद जाने, लेकिन ये कि सबसे अहम बात ये कि अपोजिशन को एक दूसरे पे एतमाद होना चाहिए। हुकूमत के ख़िलाफ़ या वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कोई अदम एतमाद की तहरीक लाने से पहले वो अपने एक दूसरे के ऊपर एतमाद करें। नवाज़ शरीफ साहब को ज़रदारी पे एतमाद होना चाहिए, ज़रदारी साहब को नवाज़ शरीफ पे होना चाहिए, बिलावल को मरियम पे होना चाहिए, मरियम को बिलावल पे होना चाहिए। इन सब का आपस में इत्तेफाक राय होना चाहिए। जब तक इनके अंदर बाहमी इत्तेहाद नज़र नहीं आएगा तो आप हुकूमत को टॉपल करने का कैसे सोच सकते हैं, या हुकूमत को पर दबाव कैसे डाल सकते हैं? क्योंकि हमें उनकी स्ट्रैटेजी में ये फ्लॉ नज़र आया, उनके बयानिए में ये फ्लॉ नज़र आया। तो मेरा ख्याल है इस चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है बाद में। और फिर ये कि बुनियादी तौर पे गवर्नमेंट को वो क्यों हटाना चाहते हैं? आप दबाव डालें गवर्नमेंट को बेहतर करने, गवर्नमेंट पे जो उनकी नाक़िस कारकर्दगी है उसको एक्सपोज करें, लेकिन क्यों गवर्नमेंट को 5 साल पूरे करने चाहिए? मेरा ख्याल में तो उन्हें मौका देना चाहिए। ठीक है मज़हर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। मामला ये चाहता हर शख्स यही है कि ये इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो, लेकिन शायद सियासी जमातें उस तरह से नहीं चाहती। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आपको एक और अहम, बल्कि खबर नहीं, खुश खबरी देंगे कि पाकिस्तान भी साइंस टेक्नोलॉजी की शाहराह पे चल पड़ा है। मेड इन पाकिस्तान स्मार्टफोन का ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर होने लगा। वीवो मोबाइल्स फैसलाबाद इकनॉमिक जोन ने स्मार्टफोन्स की पैदावार शुरू कर दी, और ये खुशखबरी सूबाई वजीर
मियां असलम इकबाल ने अपने ट्वीट में दी है। उन्होंने ट्विटर पर जारी तस्वीर के साथ लिखा है कि मेड इन पाकिस्तान मोबाइल्स अब एक हकीकत बन चुके हैं। वीवो मोबाइल्स फैसलाबाद इक्तिसादी जोन ने स्मार्टफोन प्रोडक्शन का आगाज कर दिया है और जल्दी दीगर गैर मुल्की कंपनीज भी इस काम का आगाज कर देंगी। उन्होंने मजीद लिखा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की सरपरस्ती में मोबाइल फ़ोन्स बनाने की पॉलिसी के नफाज के बाद मुस्बत नताइज आना शुरू हो चुके हैं और मेड इन पाकिस्तान लिखा जाएगा इसके ऊपर। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान में जो मोबाइल बनाया गया है ये फ़ोन Vivo Y20 है जो 4GB रैम और 64GB इंटरनेशनल मेमोरी के साथ साथ 5000 mAh बैटरी जैसे अहम फीचर्स रखता है। और जिनको मोबाइल के फीचर्स का पता है उन्हें पता है कि ये फीचर्स अहम हैं। अच्छा, बैटरी बहुत ज़्यादा है, बैटरी बहुत ज़्यादा है। हाँ, और अगर ये इतनी इसकी चार्जेबिलिटी और इतनी इसकी ड्यूरेबिलिटी हो तो क्या बात है। मैं और फरा जो मोबाइल यूज़ करते हैं ना, हम बैटरी के बहुत ज़्यादा जो हैं डसे हुए हैं कि बैटरी उसकी जो है ना बड़ी जल्दी हो जाती है, हम बताते नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान में बन रहा है ये इतनी बड़ी बात है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें मजीद जो हैं अच्छे और बेहतरीन मोबाइल। इससे कितने लोगों को रोजगार मिला है, इससे कितने इस जोन में इस फील्ड में कितनी प्रोग्रेस जो है वो होगी, इस हवाले से बात करते हैं हम। फेस के CEO फेडमिक हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर सलीमी साहब, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। फरमाइएगा, वज़ीर सनत असलम इकबाल साहब का कहना है कि वीवो मोबाइल्स फैसलाबाद इक्तिसादी जोन ने स्मार्टफोन्स प्रोडक्शन का आगाज़ कर दिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हैं आपके पास तो प्लीज़ आगाह कीजिएगा। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच 92 चैनल कि उन्होंने आज हमें लिया इसके ऊपर कि हम कौम के साथ ये खुशखबरी शेयर कर सकें कि एक बहुत बड़ा ब्रांड जो चाइनीज़ ब्रांड है बेसिकली वीवो, उन्होंने यहाँ पे अपनी असेंबलिंग प्लांट स्टार्ट कर दिया है और ये कोई 2.5 महीने के अंदर ये इन्होंने अपना प्लांट स्टार्ट किया है। $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान में की है और इनिशियली इन्होंने कोई 125 लोकल पाकिस्तानी जो हमारे यूथ थे उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की हैं जी। और हमें उम्मीद है कि उनको फॉलो करते हुए बाकी जो उनसे स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स हैं, वी आर इन कॉन्टैक्ट विद अदर कंपनीज, वो भी यहाँ पे अपने स्मार्टफोन के प्लांट्स लगाएंगे जी। बिल्कुल ठीक है। आमिर सलीमी साहब, हम समझें कि अब पाकिस्तान में फ़ोन कुछ जो है सस्ते होना शुरू हो जाएंगे, कुछ कीमतें नीचे आना शुरू हो जाएंगी और पाकिस्तानियों को इस मद में भी फ़ायदा होगा। जी, अब पिछले साल फेडरल कैबिनेट ने फर्स्ट एवर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की जो पॉलिसी थी, मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग पॉलिसी जो थी वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। उसके नतीजे में बहुत सारी इसने मार्केट को ओपन कर लिया हमारे स्मार्टफोन्स की मार्केट के अंदर और इस होगा ये बाय द एंड ऑफ द डे इसमें लोकलाइजेशन एंड इंडिजनाइजेशन ऑफ द लोकल जो पार्ट्स होंगे स्पेयर पार्ट्स की वो होगा। तो इसके साथ जो अलाइन इंडस्ट्री है वो भी यहाँ पे फले फूलेगी। बिल्कुल सही। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो भी एक अहम अब फील्ड है। ये जैसे इस कंपनी ने यहाँ पे आके इन्वेस्ट किया, तो बताइएगा कितना फिजिबल है पाकिस्तान में अब इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स का आना और इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो है उनका यहाँ पे इंडिजिनस लोकली यहाँ पे तैयार होना, और दूसरा इससे कितनी मदद मिलेगी इस तरह की चीज़ों को जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाती है, इंडस्ट्री एकेडेमिया लाइजॉन की बात की जाती है, ये तमाम मामला में भी बेहतरी लाने की तरफ कुछ गौर किया जा रहा है। जी हाँ, हमें अपने जो लैंडस्केप है जी, इंडस्ट्रियल लैंडस्केप है, उसको हमें चेंज करने की इस वक्त जरूरत है। गवर्नमेंट का जो उनसे एम्फोसिस है हमारे बेसिकली तो हम सिर्फ टेक्सटाइल और अपनी रजाइश के एक्सपोर्ट्स के ऊपर पहले फोकस रहा। ये फर्स्ट गवर्नमेंट आई है जिसने अभी फोकस किया है हाईटेक इंडस्ट्री को। तो हाईटेक इंडस्ट्री के लिए पाकिस्तान इज वन ऑफ द बेस्ट मार्केट। हमारे मार्केट साइज भी इंक्रीज हो रहा है और वी आर गेटवे टू द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। और यहाँ पे मेड इन पाकिस्तान की स्टैम्प के साथ एंड असेंबल्ड इन पाकिस्तान की स्टैम्प के साथ आप सारी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट्स भी कर सकेंगे। तो पाकिस्तान इज वन ऑफ द बेस्ट मार्केट फॉर द हाईटेक इंडस्ट्री जी। बिल्कुल ठीक है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 3 करोड़ से ज़ायद मोबाइल फ़ोन्स फरोख्त हो रहे हैं। मुल्क में मकामी मैन्युफैक्चरिंग ना होने की वजह से हर साल अरबों डॉलर का जो ज़र मुबादला है मोबाइल फ़ोन्स की दरामद पर ही खर्च हो रहा था। मकामी सतह पर जब ये मामला शुरू हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, कितना ज़र मुबादला हमारा बच सकेगा, हम कितने डॉलर्स बचा सकेंगे, पाकिस्तान की मईशत को कितना फ़ायदा होगा? देखिए, इस वक्त तो हमारी कोशिश यही है कि हम हर सूरत के ऊपर हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री को जो है वो प्रमोट करें। और एक मोबाइल कंपनी के आने से आप ये देखिए, इस गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर किया था। एक सिरेमिक का यूनिट हमने हमारे इकोनॉमिक जोन M3 इंडस्ट्रियल सिटी फैसलाबाद में लगा
और उसने कोई 14.4% हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की, जो हमारी सिरेमिक मार्केट के अंदर से। इसी तरीके से जब ये बाकी जितने भी हैं हाईटेक इंडस्ट्री है या जितनी भी इंपोर्ट हम करते थे बाकी दुनिया से, जब ये इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर लगनी शुरू होगी तो हमारे इंपोर्ट्स बिल्स जो हैं वो सब्सटेंशियली रिड्यूस होंगे। इन क्रेडिट गोज टू द प्रेजेंट गवर्नमेंट कि उन्होंने इन पॉलिसीज के ऊपर फोकस किया। जी बिल्कुल सही। इंसेंटिव्स का भी बताइएगा, इकोनॉमिक जोन में, फैसलाबाद इकोनॉमिक जोन में मजीद क्या ऐसे इंसेंटिव्स दिए गए हैं मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को जिसके साथ हमारा इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन जिसकी बात की जाती है वो कामयाबी उसमें हो सके? देखिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत जितनी भी इंडस्ट्री लगती है इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, उनको तक 10 साल का कॉर्पोरेट टैक्स हॉलीडे उनको अवेलेबल है और वो अपना प्लांट और मशीनरी जो सा है वो ड्यूटी पे किए बगैर पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे इन एसईजीज के अंदर अपनी फैक्ट्रियाँ लगा सकते हैं। तो ये बहुत बड़े इंसेंटिव्स हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने जो इंडस्ट्री को प्रोवाइड किए हैं और जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो अमल है वो बड़ा स्पीड अप हो चुका है जी पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक है। हम ये भी सुन रहे थे कि नौकरियां जो हैं वो ज़्यादा हैं वहाँ पर, हमें अब फैसलाबाद के अंदर मजदूर भी नहीं मिल रहे हैं, खुसूसी तौर पर टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर। इस हवाले से हमें बता दीजिएगा, क्या मजदूर अब खुश हैं वहाँ पर वाफिर मकदार में रोज़गार मौजूद है, लोग कम पड़ गए हैं? बिल्कुल सही है, मैं इसको कंफर्म करता हूँ। फैसलाबाद से आपसे बात कर रहा हूँ कि कोविड के बाद हमारे पास एक्सपोर्ट ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, स्पेशली फैसलाबाद के अंदर। और आज से थोड़ी देर अरसा पहले ये हालत थी कि जो लेबर थी वो सड़कों के ऊपर थी और आज ये हालत है कि तमाम इंडस्ट्री जो सी अपनी फुल कैपेसिटी के ऊपर ऑपरेट कर रही हैं और लेबर जो सी स्किल्ड लेबर जो सी है वो यहाँ पे थोड़ी सी उसकी जो दस्तयाबी है वो मुश्किल हो रही है। जी बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। आमिर सलीमी साहब हमारे साथ थे सीमेक, और ये गुड न्यूज़ उन्होंने हमारे साथ शेयर की कि अगर एक स्मार्टफोन जो है वो लोकली मैन्युफैक्चर जो है वो होना शुरू हो गया है तो इसका मतलब है कि हम उम्मीद और तवक्को रख सकते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में बहुत सारी और चीज़ें भी यहाँ पर आएंगी। हमने देखा पिछले दिनों ये जो हुवावे एंड 5G का जो एक टसल चली थी अमेरिका के साथ कि ये सिर्फ एक इंडस्ट्री या एक कंपनी नहीं होती, एक्चुअली ये इसके साथ जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि किसी मुल्क के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। अब आप देखें ना कि हमारे बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं और पाकिस्तान को छोड़ के बाहर चले जाते हैं वो अब बाहर नहीं जा रहे होंगे और यहाँ पर उनके लिए इंडस्ट्री लग रही होगी और यहाँ पर जाके पहले तो वो स्टूडेंट होते हुए इंटर्नशिप कर सकेंगे, उनको जाके एक्सपीरियंस मिल सकेगा और रोजगार मुहैया हो सकेगा। बिल्कुल सही। सो आगे बढ़ते हैं और आपको बताएंगे कि मारूफ ड्रामा नवीस और अदीबा फातिमा सुरैया भजिया को दुनिया से रुखसत हुए 5 बरस बीत गए। शम्मा, अफशा, अरूसा समेत कितने ही ड्रामों की खालिक भजिया को मद्दा आज भी याद करते हैं। और फातिमा सुरैया भजिया की ज़िंदगी पर हमने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की, आपको वो दिखाते हैं। फातिमा सुरैया 1930 में भारत के शहर हैदराबाद दक्कन में पैदा हुई। क़याम पाकिस्तान के बाद अपने अहले खाना के साथ कराची मुंतकिल हो गईं। बहन भाइयों में सबसे बड़ी बहन फातिमा को सब प्यार से बजिया कहा करते थे, जो फिर उनके नाम का हिस्सा ही बन गया। बजिया ने पाकिस्तान टेलीविजन, रेडियो और स्टेज के लिए बेशुमार ड्रामे लिखे। शमा, अफशा, उरूसा और अना वो ड्रामे हैं जिन्होंने मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़े। बजिया के लिखे गए ड्रामों में रिश्तों की अहमियत उजागर की जाती। कई समाजी मौजुआत पर भी उन्होंने लिखा और बहुत खूब लिखा। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बजिया की खिदमात के एतराफ में उन्हें हिलाल इम्तियाज और तमग़े बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा जा चुका है। फातिमा सुरैया बजिया 10 फरवरी 2016 को इलालत के बाद कराची में 85 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई थी। पाकिस्तान का बिल्कुल इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। छोटे थे तब से सुनते थे कि हर पाकिस्तानी पे इतना कर्जा है, हम कहते थे हमने तो अभी तक कुछ किया नहीं, तो हम पे किस चीज़ का कर्जा, और यह कर्जा बढ़ता ही चला जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी हमें अपने जलसों में खड़े होकर ये बताया करते थे कि एक फ़र्द के ऊपर जो कर्जा है वो इतना है, लेकिन जब से वो खुद हुकूमत में आए हैं तब से उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि एक फ़र्द के ऊपर कर्जा जो है कितना बढ़ गया। लेकिन वज़ारत ख़ज़ाना ने पाकिस्तान पर कर्ज़ों से मुतालिक रिपोर्ट जारी की है जिसमें 15 माह के कर्ज़ों की तफसीलात दी गई हैं और इस रिपोर्ट के मुताबिक जून 2019 से सितंबर 2020 तक अंदरूनी समेत बैरूनी कर्ज़ों में 2660 अरब का इजाफा हुआ है। 2660 अरब जो है
ये छोटी रकम नहीं है। अंदरूनी कर्जों में बढ़कर 23,392 अरब रुपए तक जा पहुंचे हैं और वजारत खजाना की रिपोर्ट में बताया गया है कि 15 माह में बैरूनी कर्जे 6 अरब डॉलर बढ़ा है। और रिपोर्ट के मुताबिक गैर मुल्की कर्ज बढ़कर 79 अरब 90 करोड़ डॉलर तक जा पहुंचा है और मौजूदा हुकूमत ने साबिक हुकूमतों के 569 अरब स्टेट बैंक को वापस भी किए हैं। पाकिस्तान सबसे ज्यादा आलमी बैंक का मकरूज है और कर्जों के हवाले से रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि आलमी बैंक के कर्जे 16 अरब 18 करोड़ डॉलर तक पहुंच चुके हैं और एशियाई तरक्याती बैंक के कर्जे 12 अरब 74 करोड़ डॉलर तक पहुंच गए हैं। पेरिस क्लब का कर्जा 10 अरब 92 करोड़ डॉलर तक रिकॉर्ड किया गया और ये रिकॉर्ड इजाफा है, ये मतलब इसे कह सकते हैं हिस्टोरिक इजाफा है हर जो कि हम हुकूमत यहाँ में पे बढ़ता देख चुके हैं। हाँ, हम एक हुकूमत की क्या बात करें, हर हुकूमत में हम देखते हैं कि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ये इजाफा इतना नहीं होगा। इस वाले से बातचीत करेंगे नामवर माहिर मईशत हमारे साथ हैं हफीज पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम पाशा साहब, गुड मॉर्निंग एंड शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। फरमाइएगा सर, हुकूमत एक तरफ तो मुआशी तरक्की के दावे कर रही है और दूसरी तरफ मुल्की कर्जों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, वजूहात क्या है? क्या दावे दुरुस्त नहीं है या कर्जों की जो इजाफा है उसका ताल्लुक नहीं है हमारी मईशत के बेहतर होने से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो इजाफा हुआ है पिछले 2.5 साल में वो तकरीबन 12 खरब रुपए का हुआ है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कर्जा है और यही लगभग इजाफा हुआ था पिछली हुकूमत के 5 साल में। तो रफ्तार कुछ इसमें काफ़ी इजाफा हुआ है कर्जे में बढ़ने में। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि पिछली हुकूमत ने रुपए की कदर को आर्टिफिशियली एक लेवल पर फिक्स करके रखा था। उसके नतीजे में जो हमारे बाहर के कर्जे हैं उनके रुपए की वैल्यू में ज्यादा इजाफा नहीं हो रहा था। नई हुकूमत ने आने के बाद रुपए की कदर में तकरीबन 45 रुपए फी डॉलर कमी लाई। उसके नतीजे में सिर्फ बाहर के कर्जों की रुपी वैल्यू में 3,000 अरब का इजाफा हुआ, यानी कि 3 खरब। तो एक तो ये वजह है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि हमारा जो बजट का खसारा है, पे जब 2017-18 आखिरी साल जो थी पिछली हुकूमत में, उस वक्त खसारा 6.6% था जीडीपी का। जी। आप 18-19 के साल में ये बढ़कर 9% से भी ज्यादा हो गया और पिछले साल ये 8% से ज्यादा हो गया। और उसकी वजह एक और ये थी कि नई हुकूमत ने सूद के लेवल को बेशुमार बढ़ा दिया। 6% से 13.25% तक लेके चले गए। तो कर्जों की इंटरेस्ट पेमेंट्स या डेट सर्विसिंग में बेतहाशा इजाफा हुआ है। अल्लाह के फजल से अब काफी स्टेबिलिटी आ रही है और रुपए के कदर में चूंकि कुछ बेहतरी थोड़ी सी आई है, तो अब जो इजाफा है कर्जों के बोझ में वो कुछ कम होना शुरू हो जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हफीज पाशा साहब, ये बताइएगा कि मौजूदा हुकूमत बार बार बात करती है कि हमें तो इतना ज्यादा कर्जा जो है वर्षे में मिला था और हमने उसको वापस करने के लिए, किस्तें वापस करने के लिए हमें मजीद कर्ज उठाना पड़ा। अगर गुज़श्ता हुकूमत की बात करें, वो कहते हैं हमने तो डेवलपमेंट इतनी ज्यादा की थी और फिर भी हमने कर्जे वापस किए थे। तो अवाम किन की बात सुने? क्या दोनों का मौक़िफ़ दुरुस्त है या दोनों का मौक़िफ़ गलत है? जो इजाफा हुआ है आपके इन्वेस्टमेंट में, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था वो काफ़ी ऊंचे लेवल पे रहा कुछ साल पिछली हुकूमत के। मगर हुआ यह है कि चूंकि बजट का खसारा बढ़ता गया तो नई हुकूमत को अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम का साइज जो है उसे कम करना पड़ा। अब एक वक्त ऐसा था कि 4% ऑफ द जीडीपी हम लगाते थे डेवलपमेंट प्रोग्राम में, अब वो मुश्किल से 3% से भी कम हो चुका है। नई प्रोजेक्ट्स जो हैं वो वक्त लगेंगे उनके मैच्योर होने में। एक चीज जो मैं जरूर कहूंगा कि जो पिछली हुकूमत का एक जो कामयाब था एफर्ट, वो था बिजली की कैपेसिटी में इजाफा करना। 10,000 से 11,000 वाट किलोवाट मेगावाट गीगावाट आवर्स में इजाफा हुआ है और इसके नतीजे में आपकी जो लोड शेडिंग की पोजीशन थी वो तकरीबन अब ना होने के बराबर हो चुकी है। बिल्कुल सही।
सर पिछले दिनों हमने देखा कि तुर्की ने अपने तमाम कर्जों से निजात हासिल की और ये एक इंडिपेंडेंस की तरफ, खुद मुख्तारी की तरफ पहला कदम होता है जब आप कर्जों की दलदल से निकलते हैं। पाकिस्तान में आए कब तक मुमकिन होगा और ये कर्जों के बोझ तले दबे रहना, वो जो इंडिविजुअल कर्ज टू जीडीपी रेशो भी आप बताया करते हैं अक्सर, वो कहाँ तक पहुँच गया है, ये ख़तरनाक इजाफा जो है किस तरफ इंडिकेट कर रहा है, इससे हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स मुतासर होंगे, हमारी खुद मुख्तारी, बहुत सारे ऐसे डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं जब हम IMF की बात करते हैं जिनके, या आलमी बैंक की बात करते हैं जिनके कर्जे हम पे, तो क्या असरात होते हैं जब हम कर्जदार होते हैं इतने ज़्यादा? इस वक्त मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आपका जो कर्जों का बोझ है फी कस 1,75,000 रुपए हो चुका है और कौमी पैदावार का ये 85% तक पहुंच चुका है, तो बोझ बहुत हो चुका है। कम होने के लिए दो चीजों की जरूरत है। एक तो ये कि हमारे टैक्स के रेवेन्यूज जो हैं वो बिल्कुल पिछले 2 साल से उनमें इजाफा कोई खास नहीं हुआ और इस साल अभी तक सिर्फ 6% इजाफा। कम से कम सालाना इनको 15 से 20% बढ़ना चाहिए। दूसरी तरफ हमारे एक्सपोर्ट्स अगर नहीं बढ़ते हैं तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हैं, तवाज़ुन अदायगी मुतासिर होता है और उसके नतीजे में रिजर्व्स में कमी आती है तो हमें IMF के पास भागना पड़ता है। तो एक्सपोर्ट्स में इजाफा बहुत जरूरी है। अब आप ये देखिए कि पिछले 2-2.5 साल से एक्सपोर्ट्स में कोई इजाफा नहीं हुआ है और इस साल पहले 6 महीने में एक्सपोर्ट्स में 5% कमी आई है। ये दो चीजें आपके बदन के खून है, टैक्स रेवेन्यू और एक्सपोर्ट्स। अगर आप इनमें इजाफा नहीं करेंगे तो आप फंसे रहेंगे कर्जों की जाल में। तो हमें टॉप प्रायोरिटी देना है इन दो चीजों को इजाफा करने के लिए, बहुत बहुत जरूरी हो चुका है। बिल्कुल बहुत शुक्रिया हफीज पाशा साहब हमारे साथ थे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। हमजा आपने सुना ना कभी ये मुंह और मसूर की दाल? हाँ, बहुत दफा सुना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मसूर की दाल इतनी कोई खास चीज है कि वो हर एक के लिए जो है वो नहीं हो सकती, लेकिन दालें हर एक के लिए है। अब तो ये कहना मुश्किल है जितनी इनकी कीमतें बढ़ गई, अगर कीमत ना देखी जाए तो दालों के अंदर ऐसा सब कुछ मौजूद है जो हम किसी भी सुपर फूड से हासिल करने की ख्वाहिश और तवक्को रखते हैं अगर हम मुख्तलिफ किस्म की दालें जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में शामिल अच्छा, वो दाल रोटी वाला जो मुहावरा था ना कि बस दाल रोटी चल रही है, तो अब तो वो भी मुश्किल से चल रही है। वो भी मुश्किल से चल रही है। दाल इतनी ज़्यादा महंगी है और जब क्योंकि दाल में कुछ काला है, दाल में पूरी दाल काली हो चुकी है। और अक्सर जो है सियासतदानों से जब ये सवाल किया जाता रहा है माजी में कि दाल इतनी महंगी हो गई है तो क्या करें, वो कहते थे वो लोग चिकन खाएं, मुर्गी खाएं, इस तरह के जवाब हमें आगे। ये फ्रांस की मलिका ने भी तो यही कहा था ना, जब उससे कहा गया कि जनाब आटा नहीं मिल रहा तो उससे कहा तो मसला क्या है, वो केक खा लें। तो अब यहाँ पे ये है कि कोई बात नहीं, अगर आपकी जो दाल है वो पहुंच गई 150-200 रुपए तक तो चिकन खा लेना। ये बातें हम कर क्यों रहे हैं फरा, ये भी तो हमें बताएं। हाँ, इसलिए कि आज दालों का आलमी दिन है और ये एम्फेसाइज करने के लिए कि हम जिन चीज़ों को बाज़ समझते हैं कि ये अहम नहीं है या ये तो ऐसे ही है, उनके अंदर भी एक बहुत सारी अल्लाह ताला ने छुपाई हुई ग़िज़ाइयत, अहमियत, उनकी इफादियत, जिसको आज जानने की हम कोशिश करेंगे। जानेंगे बिल्कुल। आपकी फेवरेट दाल कौन सी है? सारी दालें नहीं, कोई एक तो बहुत ज्यादा होती है ना जो बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे माश की दाल है। हाँ, मुझे मसूर की दाल बहुत अच्छी लगती है। मूंग मसूर और उबले चावल, दाल चावल जिसे कहते हैं, सो वो हर एक का फेवरेट है। वो कौन है जो ये कह सके कि उसे दाल चावल नहीं पसंद? तो उसकी जो टिपिकल वो जो दाल है ना, मुझे वो बड़ी पसंद है। चलें अब अफादियत के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे साथ जो है माहिर ग़िज़ा मौजूद हैं, डॉक्टर जोहा सुहेल। जोहा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा जोही, हम जो कह रहे थे इसमें आप क्या ऐड करेंगे? मतलब दालें कितनी अहम हैं हमारे लिए, कितनी खानी चाहिए? बहुत से लोग तो तंग आ जाते हैं, कहते हैं यार ये रोज आज फिर दाल बना ली है। दालें बहुत ज़्यादा अफादियत के हामिल हैं। अब जैसे आप बात करें, मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, माश की दाल है, हर दाल की अपनी अफादियत है। जहाँ उनकी अफादियत है वहाँ थोड़े से नुकसान भी हैं, तो वो लोग जिनको किडनीज रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, डायलिसिस का मसला, वो लोग ज़रा इनको अवॉइड करें। लेकिन बाकी जो पॉपुलेशन है वो इनका इस्तेमाल कर सकती है इत्तेदाल में।
अच्छा, अगर हम लोग इंडिविजुअल इनके फ़वाइद के बारे में बात करें, सबसे पहले मैं दाल मूंग के बारे में बात करना चाहूँगी। ये ऐसी दाल है जो प्रोटीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। वो लोग जो वेजिटेरियन होते हैं, जो गोश्त नहीं खाते, सिर्फ सब्जियों पे और दालों पे रहते हैं, उनकी खुराक में प्रोटीन का जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि गोश्त वो नहीं ले रहे होते। तो जो मूंग की दाल है वो प्रोटीन का बहुत बेहतरीन ज़रिया है। और आजकल जिस तरह से मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा है, कोविड भी चल रहा है, तो आपकी कुव्वत मुदाफ़िअत जितनी स्ट्रॉन्ग रहेगी उतना बेहतरीन है। और मूंग की दाल में प्रोटीन्स अच्छे अमाउंट में, तो बुखार का मसला, फ्लू का मसला इसके इस्तेमाल से कम किया जा सकता है। इसका सूप इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको दाल की फॉर्म में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा सेकेंडली जो हम बात करते हैं माश की दाल की, माश की दाल हमारे पास फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। फाइबर उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो वज़न कम करना चाहते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि दालें जो है इनका कोई रोल नहीं है वेट लॉस के अंदर, सिर्फ खाना छोड़ देंगे तो वज़न कम होगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब दाल का इस्तेमाल करें, माश की दाल फाइबर का बेहतरीन ज़रिया, उससे भी आपका वज़न जो है हेल्दी रेंजेस में कम हो सकता है, क्योंकि फाइबर का इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि हमारी भूख को रोकता है, सुप्रेस करता है। और दाल जब हम कंज्यूम करते हैं तो उसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स भी जाते हैं जो बॉडी को वीक नहीं होने देते। बहुत से बच्चे बच्चियां जब डाइटिंग कर रहे होते हैं तो उनकी स्किन के ऊपर एजिंग के सिम्टम्स जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि वो कुछ खा नहीं रहे होते, न्यूट्रिएंट्स उनके अंदर जा नहीं रहे होते। तो दाल कंज्यूम करने से वज़न भी कम होता है और आपकी बॉडी के अंदर किसी किस्म की डिफिशियंसीज भी नहीं आती। इसके अलावा बहुत से लोगों को ड्यूरिंग वेट लॉस ही कॉन्स्टिपेशन का मसला, कब्ज़ का मसला, बवासीर की शिकायत आ जाती है। तो जो माश की दाल है उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन वो लोग जिनको एब्डोमिनल फ्लैचुलेंस का मसला रहता है, पेट में बहुत ज़्यादा गैस ट्रबल्स आ रहे होते हैं, वो इनका इस्तेमाल ज़रा कम करें, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा है जो उसको एग्रीवेट कर सकता है, उसको बढ़ा सकता है। इसके अलावा थर्ड मैं बात करती हूँ दाल मसूर की। दाल मसूर उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिनको आइज़ रिलेटेड इश्यूज़ आते हैं। जैसे आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स का इस्तेमाल करें, सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका है कोविड की वजह से, तो बहुत से लोगों की नज़र या तो नेचुरली वीक होती है या इनके इस्तेमाल से वीक हो रही होती है। तो वो लोग दाल मसूर का इस्तेमाल ज़रूर रखें, क्योंकि इसमें मौजूद विटामिन ए आँखों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और बच्चों के अलावा जो ओल्डर एडल्ट्स हैं, जो बुढ़ापे की उम्र में जा रहे होते हैं, उनको मोतिया की शिकायत रहती है, सफ़ेद मोतिया या काला मोतिया, तो उस मसले को भी दाल मसूर जो वो कम करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बिल्कुल सही। लास्ट पे जो हमारे पास दाल चना आ जाती है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्ट है लोगों में कि ये शुगर के पेशेंट्स ना खाएं, इससे शुगर बढ़ती है, जबकि ऐसा नहीं है। दाल चना जो है वो शुगर के पेशेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर शुगर बढ़ाने की जो कुव्वत है, जिसको हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं, वो बहुत कम है। अगर आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करते हैं तो ये शुगर को नहीं बढ़ाएगी। बहुत से पेशेंट्स आते हैं वो यही पूछते हैं कि हमें शुगर है तो हम दाल चना नहीं खाते, जबकि ऐसा नहीं है। ये शुगर को नहीं बढ़ाती, ये आपको आपकी शुगर लेवल्स को नॉर्मल रखने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अच्छा, और भी तो दालें, अरहर की दाल भी है, कोई उसको लिफ्ट ही नहीं कराता कि वो भी कोई दाल है। अच्छा, फिर लोबियाज जो है, मुख्तलिफ बीन्स जिन्हें कहते हैं, क्या ये भी दालों में लेग्यूम्स ये भी शामिल होंगे? बिल्कुल, ये शामिल होते हैं। जैसे हमारे पास वाइट किडनी बीन्स हैं और रेड किडनी बीन्स हैं, ये दोनों बहुत ज़्यादा अफादियत के हामिल है। जैसे मैं बात करी थी वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बहुत से लोग ड्यूरिंग वेट लॉस खाना पीना छोड़ रहे होते हैं, तो वो खाना पीना मत छोड़ें, वो अपने सैलड्स पे दालों को और लेग्यूम्स का इस्तेमाल करें। मैं इस तरह से कहती हूँ कि अगर आप लोग 2 किस्म की दालों को या 2 किस्म के लेग्यूम्स को, जिसको हम लोग किडनी बीन्स कह रहे होते हैं, लोबिया को मिक्स करते हैं, तो वो हमें एक गोश्त जितनी प्रोटीन्स दे देती है। अच्छा, यानी वाइट एंड रेड को मिक्स करके भी बनाया जा सकता है? हमेशा मैं इसे रिकमेंड करती हूँ कि आपने 2 को मिक्स करना है, क्योंकि एक में अगर एक अमाइनो एसिड है तो दूसरा जो है वो उसके अंदर दूसरे अमाइनो एसिड, तो वो मिक्स जब करते हैं तो वो कंप्लीट प्रोटीन एक बन जाती होती है। इनका कोई टाइम भी होता है? आप दालों का बताएं कि रात में नहीं लेनी चाहिए, दोपहर में लेनी चाहिए? दालों का बेस्ट टाइम है दोपहर का वक्त का। रात के टाइम पे मैं यूजुअली रिकमेंड नहीं करती, तो वैसे कंज्यूम करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें फाइबर ज़्यादा है। और फाइबर जो है वो स्टमक के अंदर जाके ब्लॉटिंग का इशू थोड़ा सा बढ़ा देता होता है, थोड़ी सी गैस प्रोडक्शन बढ़ाता है। तो बेहतर ये कि आप इसको दोपहर के टाइम में कंज्यूम करें और रात के टाइम पे इसको इस्तेमाल ना करें। लेकिन स्नैकिंग के ऑप्शंस में भी आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। 10-11 बजे और 4-5 बजे आप लोग दालों का, जैसे मैं सूप की बात कर रही थी अभी, तो वेट लॉस प्रोग्राम्स में हम पेशेंट्स को सूप्स रिकमेंड करते हैं। तो वो जो मिड मॉर्निंग स्नैक है, जो आफ्टरनून स्नैक है, उसमें आप इनके सूप्स भी कंज्यूम कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन इनकी जो प्रोसेसिंग है, जो कुकिंग मेथड्स हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, प्रोसेसिंग के साथ एक कुछ छिलके वाली दाल और बगैर छिलके वाली दाल, धुली हुई दाल और बगैर धुली दाल, इन दोनों, इनसे भी फ़र्क पड़ता है ना? तो आप क्या रिकमेंड करती हैं? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। मैं कभी भी ये नहीं कहती कि दाल को बहुत ज़्यादा धो के उसका छिलका डिस्कार्ड कर दें। छिलके में फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है, और फाइबर के जैसे मैंने फ़वाइद अभी यहाँ डिस्कस किए हैं, तो वो सारे फ़वाइद हमारी बॉडी तक नहीं पहुँच पाते जब हम दाल को अच्छी तरह धोते हैं, उसका छिलका रिमूव करते हैं। एक ये पॉइंट हम ख़राब करते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा वॉश करते हैं। एक उसकी कुकिंग के दौरान बहुत से लोग बहुत ज़्यादा पानी कंटेनर में डाल के उसको बॉयल करते हैं, बाद में पानी डिस्कार्ड
कर देते हैं और दाल निकाल लेते हैं। अच्छा, दालों में हमारे पास ऐसे विटामिन होते हैं जो पानी वाले होते हैं, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। जब आप उसका बॉयल करते हैं और पानी निकाल के डिस्कार्ड कर देते हैं तो सारे विटामिन उस पानी में चले जाते हैं। तो कोशिश ये करें कि उतना पानी इस्तेमाल करें जितना उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आए। ज़्यादा पानी मत डालें ताकि वो आपको फेंकना पड़े, ताकि उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसके अंदर ही रहें और आपकी बॉडी को उससे फायदेत हो सके। बिल्कुल, दाल चावल बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, जिस तरह फरा बात कर रही थी। तो दाल चावल का जो कम्बो है ये बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई मसला तो नहीं है कि आप एक तरफ दाल ले रहे हैं, दूसरी तरफ आप साथ चावल भी खा रहे हैं? नहीं, उसके एब्जॉर्प्शन में बिल्कुल कोई असर नहीं आता, दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल बैलेंस रहते हैं। ऐसा होता है बहुत से न्यूट्रिएंट्स एक दूसरे के साथ नहीं जा रहे होते, लेकिन दालों में ऐसा हमारे पास कोई चीज़ नहीं है कि जिससे चावलों के एब्जॉर्प्शन ख़राब हो या चावलों में ऐसी कोई चीज़ है जो दालों के एब्जॉर्प्शन को हिंडर करे। तो ये कॉम्बिनेशन पाकिस्तान में बहुत खाया जाता है और बिल्कुल खाया जा सकता है, क्योंकि इससे दोनों की ग़िज़ाई पहलू के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता। यानी कि हम अगर गोश्त नहीं खा सकते तो हम दालों की जो इंटेक है उसको ज़्यादा करें। दालों की इंटेक को ज़्यादा कर दें, लेकिन जैसे मैंने बताया गुर्दे वाले पेशेंट्स, डायलिसिस वाले पेशेंट्स इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बिल्कुल ही ना करें। बिल्कुल, उसमें ये होता है कि हम लोग क्वांटिटीज़ बहुत कम कर देते हैं, क्योंकि इससे मौजूदा जो फॉस्फोरस है, जो प्रोटीन है, वो गुर्दों पे असर डालती है। तो उन पेशेंट्स को फिर या तो उनके मॉलिज के रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग देते हैं कि महीने में आप इतनी कंज्यूम कर लें या हफ्ते में इतनी ले लें। जिस तरह से एक हेल्दी इंडिविजुअल डेली दाल ले ले उसको कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये पेशेंट्स जो हैं ये अगर इनको प्रोटीन भी वैसे हम लोग कम करते हैं जो गोश्त के थ्रू आती है, तो दालों को भी हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। तो कोलेस्ट्रॉल वाले जो हैं वो इससे बाहर हैं इस लीग से? नहीं, कोलेस्ट्रॉल वाले कंज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल उनको तो हेल्पफुल होगा, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, जिसमें आपके एलडीएल जिनके भर रहे होते हैं, जिनके वीएलडीएल भर रहे होते हैं। दालों के इस्तेमाल से क्या होता है कि फ़ाइबर अंदर जाता है। फ़ाइबर अपने साथ जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो खून के शरीयानों में जम चुकी होती है, उसको अपने साथ जोड़ता है और बॉडी से बाहर लेके आता है। और यूरिक एसिड वालों को भी इस तरह से फ़ायदा होता है इनसे? यूरिक एसिड वाले भी इनको अवॉइड करें, क्योंकि इसमें जो मौजूदा प्रोटीन्स है वो यूरिक एसिड को बढ़ाती है। बिल्कुल सही, ठीक है। तो यूरिक एसिड वाले पेशेंट्स जो गुर्दे की जितनी बीमारी है, जैसे यूरिक एसिड भी गुर्दे की एक बीमारी है, यूरिक एसिड वाले जिनका बन ज़्यादा है, जिनका क्रेटिनिन ज़्यादा है, वो इनको अवॉइड करें। अब आपकी बातें सुनकर जिन पहले ही मौका नहीं मिलता ना दाल से जान छुड़ाने का, वो कहेंगे देखा हमें तो अब दाल नहीं खानी है। अच्छा। एक ये बहुत इशू है कि मतलब आप किसी को दाल खिलाए ना तो वो समझता है कि उसको ऑनर नहीं किया गया, उसको उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं किया गया। हाँ, ये हमारे कल्चरल इश्यूज हैं। मैं हमेशा ना एक बात सुनाता हूँ जो कि लतीफ़ा ही है, आपको भी मैंने सुनाई थी कि मेरे मामू जो हैं वो घर आए तो उन्होंने मेरी वालदा से पूछा कि आपने क्या बहन क्या पकाया हुआ है, तो वो आगे से कहती है कि भाईजान बहुत मज़े की जो है ना मैंने दाल पकाई है। वो कहते हैं कि दाल कितनी को अच्छी आप जो है ना बना सकते हैं, वो कितनी अच्छी बन जाएगी। खैर दाल, लेकिन हमजा देसी घी से चोपड़ी हुई रोटी हो, साथ बेहतरीन देसी अचार हो घर का बना हुआ, और साथ अच्छी सी दाल हो, तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा और कुछ नहीं। और एक और बहुत हमारे यहाँ पुरानी ही बनाई जाती थी, अब तो लोग बनाना छोड़ गए, मिस्सी रोटी बनती थी जो दालें डाल के रोटियाँ बनाती है ना, तो ये चीज़ें भी इफेक्टिव हैं। बिल्कुल इफेक्टिव हैं। जहाँ मैंने बस ये बताया कि प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट है, आपने दाल को ज़्यादा पानी में नहीं बनाना, अदरवाइज इसको कुक कर सकते हैं आप लोग, उसका कोई नुकसान नहीं आता। कॉम्बिनेशन जिसके हेल्दी कॉम्बिनेशन हैं सारे, ऐसी कोई चीज़ है जैसे मिस्सी रोटी की आप बात करी वो इसके एब्जॉर्प्शन पे बिल्कुल असर नहीं करती, हेल्दी ऑप्शन है, आप इसको इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। थैंक यू ज़ोहा, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड टाइम फॉर ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। खुशामदीद कहेंगे आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सी खूबसूरतियों में अता किया है, ब्लेस किया है हमें, बहुत सारी खूबसूरतियाँ अता की हैं, जिनमें झीलें हैं, जो कुदरती झीलें हैं, नेचुरल जो हमारे पास, फिर पहाड़ हैं, जंगली हयात है, नबातात है, मौसम है, फसलें हैं, सहरा है, तो ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है। आज हम एक हवाले से बात कर रहे हैं, आपको भी मालूम है कि जो परिंदे सफ़र करते हैं वो फिर पाकिस्तान में आके पनाह लेते हैं, जो कि साइबेरिया से पाकिस्तान तक आते हैं, और झीलों में अमूमन इनका डेरा होता है, बसेरा होता है। सो रामसर झील जो है ये बका के ख़तरे से दो चार है, जहाँ ज़ेर ज़मीन पानी की सतह मुसलसल कम होने लगी और मेहमान परिंदे भी यहाँ से मुंह मोड़ने लगे हैं। और ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। दरियाए सिंध और जेहलुम के दरमियान सॉल्ट रेंज के पहाड़ों के दामन में ये प्याला नुमा वादी सोन्सकेसर में वाक़े नमकीन पानी की 3 झीलों को उछाली वेटलैंड कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, और रामसर कन्वेंशन ने इन झीलों के मजमूए को बैनुल-अक़वामी अहमियत की हामिल आबगाह यानी कि रामसर साइट करार दिया था। और जनूबी एशिया की ये वाहिद झील है जहाँ बका के ख़तरे से दो चार सफ़ेद सर वाली मुर्गाबी मौसम सरमा गुजारती है, और अब वहाँ पर तादाद बहुत कम रही है। इस दफ़ा तो कह रहे हैं कि एक भी शायद दिखाई नहीं दी, यानी इतनी कम जो है वो वहाँ पर आई हैं। झील पर आने वाले दीगर परिंदों में शाही उकाब, बाज, राजहंस, मुर्गाबी और चटानी बगला वगैरह भी शामिल हैं, मगर ज़ेर ज़मीन पानी की सतह गिरने
और खारा होने की वजह से यहाँ परिंदों की तादाद तशवीशनाक हद तक कम हो गई है। पंजाब वाइल्ड लाइफ रिसर्च सेंटर के 2019 के सर्वे में झील में सिर्फ 20,746 परिंदे पाए गए, जबकि 1983 के सर्वे में ये तादाद 1 लाख से ज़्यादा थी। सो एक मखसूस आबो हवा है इस इलाके की, और यहाँ मौसम ऐसा है कि सब्जियाँ पहले तैयार हो जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें अच्छी जो है मुआवजा मिलता है। तो काश्तकार झील के इर्द गिर्द मौजूद कुएं और ट्यूबवेल वगैरह लगाते हैं और 24 घंटे पानी निकालते हैं, जिसकी वजह से ज़ेर ज़मीन पानी जो है वो कम हो रहा है। खुश्क साली के बायस भी इन झीलों के पानी पर इन्हिसार जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। ज़्यादातर जो काश्तकार हैं वो गोभी काश्त कर रहे हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा पानी दरकार होता है, और यही वजह है कि ज़ेर ज़मीन पानी की सतह इंतहाई नीचे गिर चुकी है। जब हम एक इंटरनेशनल पैक्ट साइन करते हैं तो उसके मुताबिक फिर हमें उन इलाकों की कंजर्वेशन के लिए काम भी करना होता है। लेकिन आप देखें कि हमारे यहाँ पे जैसे मैंने कहा एक बड़ी तादाद में परिंदे आते हैं, और अगर आप इन दिनों में देखें अभी कुछ अरसे के बाद हमें वो एक तीर की शक्ल का जो है वो निशान नजर आएगा आसमान पे। वो इलाके अपने इलाकों की तरफ वापस जब सफ़र का आगाज़ करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इन्हीं दिनों में शिकार बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा शिकार है, इसका तो बाकायदा परमिट भी दिया जाता है। हाँ, और लोग निकलते भी हैं और जाके इन जंगली जानवरों का शिकार भी करते हैं, जिनमें परिंदे बहुत ज़्यादा तादाद में शामिल होते हैं, जिसकी वजह से ये इलाके भी अब महफूज नहीं रहे। जहाँ पे पानी कम होता जा रहा है, वहाँ पे झीलें सूखती चली जा रही हैं, वहाँ का पूरा इकोसिस्टम जो है वो तबाह हो रहा है। वहाँ पर ये बड़ी तादाद में आने वाले हिजरत करने वाले जो परिंदे हैं, जो नकल मकानी करते हैं सर्दियों के मौसम में और पाकिस्तान में आते हैं, उनको भी एक बड़ा ख़तरा जो है वो दो चार है। और ये सिर्फ एक हैबिटेट का मसला नहीं है, ये हमारी खूबसूरती है, ये हमारी जो है ना एक इलाका है। वैसे भी एक शेर है बड़ा मशहूर, क्या किसी जगह से परिंदों का कूच कर जाना इशारा है आफत नागहानी का। यानी परिंदे जिस जगह पे कोई आफत या मुश्किल आने वाली, आपने देखा नहीं एकदम से परिंदे जो है वो वहाँ पे बेचैन होते हैं और इस तरह में होते हैं। सो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका हमें ख्याल और एहसास रखना चाहिए। हमारे इर्द गिर्द जो अल्लाह ताला ने हयात दी है उसकी जिम्मेदारी और उसकी निगहदाश्त भी हमारी जिम्मेदारी। और देखे ना कितनी हमारे लिए जो है ये मतलब बुरी बात है, और हम लोगों ने क्या किया कि वो परिंदे इतनी बड़ी तादाद में आया करते थे, जो लाखों की तादाद थी, अब वो चंद हज़ार की तादाद रह गई है। और गलती हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर सब्जियाँ काश्त कर रहे हैं। क्या वाकई सिर्फ सब्जियाँ काश्त करने की वजह से पानी की सतह नीचे जा रही है? जमशेद इकबाल साहब से ही जानेंगे। जमशेद इकबाल साहब बताइएगा वजह क्या है, सतह नीचे क्यों जा रही है पानी की? जी थैंक यू जी। एक्चुअली उछाली वेटलैंड कॉम्प्लेक्स पर जो इश्यूज़ हैं उसमें ये है कि वहाँ पर एक तो ये है कि ओवर जो ग्रेजिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसके बाद ओवर फिशिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, लेक्स में फ़िश बहुत ज़्यादा जो है वो वहाँ से निकाली जा रही है। और इसके अलावा जो सराउंडिंग एरिया में वहाँ पर लोग एग्रीकल्चर काश्त करते हैं, तो उसमें जो पेस्टिसाइड्स के इशू हैं, इंक्रोचमेंट के बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं। लोगों ने जो लेक्स का एरिया है उसको इंक्रोच करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से वहाँ पे इस तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं कि वो पानी की जो मिक़दार है वो भी कम हो रही है। तो जब इसके बारे में पैक्ट भी मौजूद है कि इंटरनेशनल हम सिग्नेटरी भी हैं, तो फिर इसके बारे में मुनासिब इक़दाम क्यों नहीं किए जाते कि इस इलाके की और इसके इकोसिस्टम की कंजर्वेशन के लिए वो तमाम इक़दाम किए जाएँ, जिससे यहाँ पर पानी की सतह भी बरकरार रहे, यहाँ पर जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ भी मुमकिन हो सके? जी इसके लिए बिल्कुल, क्योंकि उछाली वेटलैंड का कॉम्प्लेक्स जिसमें उछाली, झालर और खबेकी तीनों लेक्स शामिल हैं, ये पंजाब वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत एक इनका एक प्रोटेक्टेड स्टेटस है। लाइक खबेकी और झालर लेक्स जो हैं ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, और उछाली लेक जो है ये गेम रिजर्व है। यहाँ पर इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो अकॉर्डिंग टू एक्ट जो है वो मना है, लेकिन इसके बावजूद ड्यू टू लैक ऑफ वीक इन्फोर्समेंट, लॉ इन्फोर्समेंट इशूज़ की वजह से और लोगों में अवेयरनेस कमी की वजह से भी इस तरह के इश्यूज वहाँ पे हैं। बिल्कुल ठीक है। सफ़ेद सरवली जो मुर्गाबी है उसके बारे में हम ये सुन रहे हैं कि शायद वो इस दफ़ा नज़र ही नहीं आई है यहाँ पर। क्या वजह सिर्फ पानी की सतह ही है, या फिर एक बहुत बड़ा मसला हमारा शिकार करना भी है? यहाँ से मुँह ही मोड़ लिया हो कि शिकार होता है यहाँ पर। मुझे इल्म है कि यहाँ पे बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोग जो तो प्लान करके ट्रिप करते हैं कि यहाँ पर आकर शिकार किए जाए, और ये सब चीज़ें जो है ये नोटिस में भी होती हैं अथॉरिटीज़ के, और कोई भी नहीं रोकता।
जी बिल्कुल, वहाँ पर इलीगल हंटिंग के इश्यूज़ हैं और ये वाइट हेडेड डक जो सफ़ेद सर वाली मुर्गाबी है ये प्रीवियसली बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ पे आती थी, लेकिन अब पिछले कोई 10 साल से ये मुर्गाबी जो है वहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। एक तो ये है कि इलीगल हंटिंग के इश्यूज़ हैं और दूसरा जो ह्यूमन डिस्टर्बेंस है वो बहुत ज़्यादा है इन लेक्स में। इस वजह से भी जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनकी तादाद वहाँ पे बहुत कम हो रही है। तो क्या करना पड़ेगा कि सेंसिटाइज किया जा सके गवर्नमेंट को भी और लोगों को भी कि ये जो एनवायरनमेंट्स हैं या ये जो इकोसिस्टम्स हैं या ये जो हैबिटेट्स हैं बहुत सारे जानवरों के, ये उनकी कुदरती पनाह गाहें हम उनसे ना छीन लें, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर परिंदे भी और फिर बहुत सारी और मसाइल भी पैदा हो सकते हैं, क्योंकि है तो ये इवेंचुअली एक फूड चेन ही ना, जिसके नतीजे में ये पूरा बैलेंस कायनात का बरकरार है। जी बिल्कुल, उसमें एक तो ये है कि इसकी एक नेशनल और प्रोविंशियल लेवल पर वेटलैंड की जो पॉलिसी जो है वो होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट उसको अप्रूव करे। आल्दो के नेशनल लेवल पे WWF, IUCN और मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ने एक नेशनल वेटलैंड पॉलिसी जो है वो ड्राफ्ट की है, जो कि अभी ड्राफ्ट फॉर्म में है, लेकिन है कि अभी अप्रूव नहीं हुई, इसको अप्रूव कराने की ज़रूरत है। और इसके अलावा प्रोविंशियल लेवल पर वेटलैंड पॉलिसी की ज़रूरत है। और इसके अलावा जो इस तरह की लेक्स हैं, जो रामसर साइट्स हैं लाइक उछाली लेक, उनकी रिस्टोरेशन के लिए जो है वो मैयर करने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट जो है उसके लिए फ़ंड जो है वो एलोकेट करे, ताकि वहाँ पर इस तरह के जो है वो मैयर्स लिए जाएँ कि इन वेटलैंड्स को रिस्टोर किया जाए। बिल्कुल ठीक है। मकामी जो अफराद हैं उनकी ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है, उनको बताने की भी ज़रूरत है। काश्तकार जो वहाँ पर सब्जियाँ काश्त कर रहे हैं उनको बताने की ज़रूरत है, या इल्म में होने के बावजूद ये सब कुछ किया जा रहा है? ऑफ कोर्स जी, जो वहाँ पर लोकल कम्युनिटी है उसको सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, और जो वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फ्लोरा और फाना है लेक के सराउंडिंग एरियाज़ में, क्योंकि इन लेक्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है, स्पेशली जो उछाली वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर सिर्फ वाइट हेडेड डक नहीं, सिर्फ इसके अलावा भी बहुत सारी जो इंडेंजर्ड बर्ड स्पीसीज़ हैं, जिसमें सोशिएबल लैपविंग है, उसके बाद कॉमन पोचर्ड है, टफ्टेड डक्स हैं, इवन यहाँ पे फ्लेमिंगोज भी आते हैं, और इसके अलावा हज़ारों की तादाद में माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। इसके सराउंडिंग एरिया में पंजाब उड़ियाल जो कि हमारे एक इंडेमिक मैमल स्पीसीज है वो वहाँ पे मौजूद है। पेंगुलिन जो है वो इंडेंजर्ड है, वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो इन तमाम जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनकी कंजर्वेशन के लिए यहाँ पे जो कम्युनिटीज़ हैं उनको सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पे पॉवर्टी के बड़े इश्यूज़ हैं, और जब तक हम इन कम्युनिटीज़ को कोई अल्टरनेट सोर्सेज नहीं देंगे उनकी पॉवर्टी एलिविएशन के हवाले से, या फिर जो एनर्जी के इशू हैं वहाँ पे उसको कोई अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी के जो है वो प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, तो डेफिनेटली लोग जो हैं वो वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो उन पे डिपेंड करेंगे, और उसकी जो है वो नॉन अनसस्टेनेबल जो हार्वेस्टिंग जो है वो होगी। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रहे रिसर्च एंड कंजर्वेशन WWF के मैनेजर जमशेद इकबाल साहब, और उन्होंने हमें आगाह किया कि कितनी संगीन, जिसे कहना चाहिए, ख़तरात से दो चार है हमारे यहाँ ये उछाली वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, जो एक खूबसूरत भी हैं और जंगली हयात बहुत मुतनव्वो किस्म की जो उन्होंने स्पीशीज़ बताई हैं, ये स्पीशीज़ दुनिया में भी बहुत कम पाई जाती हैं, और पाकिस्तान में इनकी मौजूदगी और फिर इनका ख़तरे से दो चार होने के बावजूद वहाँ पर शिकार भी होना, वहाँ पे एहसास भी ना होना, ये बड़े खतरा। और अब वो परिंदे आ ही नहीं रहे हैं। मतलब कि हालात ये देखें कि वो भी इतने नाराज़ हैं पाकिस्तान से कि वो यहाँ आना नहीं चाह रहे हैं कि ये लोग तो हमारा शिकार करते हैं, पानी की सतह भी नीचे जा रही है, और जो मकामी अफराद हैं वो पैसे लेकर वहाँ पर शिकार करवाते हैं और लोगों को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। हमजा, ये जो पूरी बेल्ट है ना, ये जो साइड है जहाँ जहाँ पर ये झीलें मौजूद है, जहाँ मालूम है कि ये परिंदे नकल मकानी करके आते हैं, वहाँ पर जो जिसे कहते हैं टेम्पररी ऐसे मकामात बन जाते हैं जहाँ से कि हंटिंग को फैसिलिटेट किया जाता है, और वो DCs एंड डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट्स के नोटिस में होता है, लेकिन वो सब प्रोसेस जो है वो हो रहा होता है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। खत्ताती पाकिस्तान का एक ऐसा जिसे कहना चाहिए हम सबको बहुत प्यार है जब कुरान हकीम को खूबसूरत अंदाज में लिखा जाता है। और बात करें पाकिस्तान के शोहरा, आफाक, मुसव्विर, खत्तात, नक्काश और शायर सादकैन की, जिन्हें हमसे बिछड़े 34 बरस बीत गए हैं। सादकैन की वजह शोहरत जो है वो इस्लामी खत्ताती है, जिसे उन्होंने नई जहतों से रोशनास कराया था, और फ़नी खदमात के सिले में मुल्की सतह पर उन्हें तमगा इम्तियाज़ बराए हुस्न कारकर्दगी
और सितारा इम्तियाज़ भी दिया गया। जबकि पेरिस के दुनिया आर्ट के सबसे बड़े एजाज़ से भी उन्हें नवाजा गया था। इसी हवाले से हम बात करेंगे। सादिक़ैन के भतीजे सुल्तान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग सुल्तान अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आलमी शोहरत याफ्ता मुसव्विर और ख़त्तात सादिक़ैन के फ़न के बारे में हमें कुछ बताइएगा और उनकी शख्सियत के बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। एक तो मैं थोड़ी सी ये इजाफा कर दूं कि आपने अभी उनके तमगों का तस्करा किया है, तो उनको जो है पाकिस्तान में सिविलियंस को जो है 4 ही अवार्ड मिलते हैं, यानी कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, तमगा इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़ और निशान इम्तियाज़। तो वो पाकिस्तान की वाहिद शख्सियत होंगे जिनको ये 4 अवार्ड मिल चुके हैं। अब उनकी जहाँ तक फ़न और शख्सियत का सवाल है, तो वो जो तख्लीक़कार या फ़नकार हैं, उनकी उस नस्ल या उस सोच से ताल्लुक़ रखते थे जिसका जो नारा था कि फ़न बराए फ़न नहीं बल्कि फ़न बराए ज़िंदगी होना चाहिए। यानी कि आप उसमें इंसानियत की जो है बेहतरी के लिए उनका पैगाम होना चाहिए और उसके लिए फ़न को उसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो उनके जितने भी फ़नून हैं, चाहे वो मुसव्विरी हो या ख़त्ताती हो या शायरी हो, वो उसमें सब में इसकी अक्कासी मिलती है। और वो अपने फ़न से इतनी मोहब्बत करते थे कि वो उसको अपना पेशा नहीं बनाते थे, बल्कि वो उनका एक कमिटमेंट था कुदरत की तरफ से। वो ये कहते थे कि जो आदमी को सलाहियत दे के कुदरत इस दुनिया में भेजती है, उसको पूरी तरह से उस पर अमल करना और उसकी अपनी सलाहियत का इस्तेमाल करना, वो भी एक इबादत का तस्करा, एक अंदाज़ है और शुक्राने का अंदाज़ है वो। और इसीलिए उन्होंने अपने फ़न को कभी तिजारत नहीं बनाया, बल्कि जैसे कि आपने भी कहा भी, उन्होंने जितनी जगह भी, लाहौर का म्यूज़ियम हो, पंजाब यूनिवर्सिटी हो, पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी हो, या अभी आपने तस्करा किया फेरो हॉल का, यहाँ सब वो चीज़ें बना के अपने पास से तोहफ़तन देते थे वो। तो ये उनके फ़न की खासियत थी और शख्सियत भी थी। जी हाँ, तो यही उनकी जैसे कि आपने ख़त्ताती पे जी सर, फिर यही शायद वो अपील है कि जो हमारा दिल खींच लेती है उनके फनपारों की तरफ। उनका इस्लामी खत्ताती में तो दूर दूर तक कोई मुतबादिल नज़र ही नहीं आता। बहुत सारे लोग उनके बाद उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश जो है वो करते दिखाई देते हैं। उनका रुझान खत्ताती की तरफ कैसे हुआ? मुसव्विरी से खत्ताती तक का जो सफ़र था उसके बारे में भी कुछ बताइएगा। देखिए, खत्ताती का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो वो तो उनकी नस्ल दर नस्ल में थे। मतलब मेरे अपने पास, मतलब मेरे दादा के जो दादा थे, यानी कि 6 पुश्त या 5 पुश्त पहले, उनके हाथ के लिखे मखतूतात या कुरान शरीफ मौजूद हैं। तो खत्ताती तो उनके खून का या उनकी माशरत का हिस्सा था। तो खत्ताती उन्होंने शुरू की थी 1968 में। पहली नुमाइश जो खत्ताती की थी वो 1968 में हुई थी। और फिर वो खत्ताती को फिर इतना उसको उन्होंने आगे बढ़ाया कि फिर उनका जो असल था वो खत्ताती की तरफ ही आ गया। और खत्ताती में उनकी जो एक नई चीज़ उन्होंने बनाई थी, वो खत्ताती के जो है वो आयात का इलस्ट्रेशंस करते थे, यानी कि जो मफहूम था वो उसको अपनी तस्वीरों में या खत्ताती में जाहिर करते थे कि अगर देखने वाला जो है वो ये समझ ले कि ये इसका मौजू क्या है। वरना उससे पहले जो थी ज़्यादा रंग भर दिए जाते थे। तो उन्होंने उन अजसाम को जो है अपनी खत्ताती का हिस्सा बनाया। जैसे कि मैं मिसाल दूँ आपको, जैसे कहीं एक बिल्कुल आम सी जो समझ आ जाए मिसाल है, जैसे मतलब अर्ज़ लिखते थे, अल अर्ज़ यानी कि ज़मीन। तो अब उसका जो ज़वाद होता था तो उसके अंदर वो ग्लोब बना देते थे, ताकि अगर किसी की समझ में नहीं भी आ रहा तो ये ज़रूर समझ ले कि भाई ये ज़मीन से मुताल्लिक़ कोई बात है। इसी तरह जैसे फुव्वारे हैं या चांद सितारे हैं, तो वो अपनी खत्ताती में उसको हिस्सा बना देते थे। बिल्कुल ठीक है, इस तरह से उनका वो था। शायरी के बारे में भी हमें जो है ना बताइएगा सर, कि शायरी भी वो करते थे, कमाल की शायरी करते थे। इतनी मुख्तलिफ चीज़ें एक साथ एक शख्स में होना और हर चीज़ में बाकमाल होना। नहीं, असल में अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो वही कहते थे कि मेरी मुसव्विरी हो, मेरी खत्ताती हो या मेरी शायरी हो, ये सब एक ही चीज़ के मुख्तलिफ जो हैं ज़राए हैं या ज़रिए हैं जिनसे मैं अपना ख्याल का इजहार करता हूँ। उनकी मैं एक रुबाई आपको सुनाऊँगा इसी हवाले से कि एक बार मैं शायरी भी करके देखूँ, एक बार मैं शायरी भी करके देखूँ, क्या फ़र्क है शायरी भी करके देखूँ, तस्वीरों में अशार कहे हैं मैंने, शेरों में मुसव्विरी भी करके देखूं। तो ये सब उनके जितने फ़नून थे वो एक ही चीज़ के मुख्तलिफ तरीक़ों से दिखाते थे, मुख्तलिफ पहलू थे उसके जिसमें इजहार करते। वो एक कमिटेड फ़नकार थे। मतलब दिन में उनके
24 में से 18 घंटे तो काम करते ही गुजर जाते थे। यहाँ आपकी शायद बात करना चाह रहे हैं, मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि जब वो खाली वक्त में बैठते थे, यानी कि खाना खा रहे हों, गुफ्तगू कर रहे हों, तो भी जो उनकी उंगली थी, उंगली शहादत जिसको कहते हैं कि ये उंगली, वो हवा में इस तरह तहरीर होती रहती थी, घूमती रहती थी जैसे सामने कैनवस है और उस पर कुछ बना रहे हों। तो वो तो हर वक्त जो थे वो काम की कैफियत में रहते थे। वो बिल्कुल सही। तो आर्टिस्टिक इस तरीके से वो था और बहुत बड़े आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन की तो आपने बात की, जिसमें एक्नॉलेज भी किया गया। शख्सियत के बारे में भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि वो खुद अपने किस एक्सप्रेशन, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के साथ ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करते थे, ज़्यादा उन्हें वहाँ पे लगता था कि वो अपना इजहार अच्छी तरह से कर पाएँ। नहीं, असल में एक तो शख्सियत बता दूं, वो अपने आप को फ़कीर, दुर्वेश, कलंदर कहते थे और सिर्फ कहते नहीं थे, वो अमलन उसी तरह से थे। मतलब आप इससे समझ लें कि उनकी कोई ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं है, कोई बैंक अकाउंट नहीं था, वो ज़ाती मिल्कियत के इस दर्जा खिलाफ थे। ये मैं आपकी तहरीर बता रहा हूँ उनकी, कि उनकी वसीयत तो ये थी कि मुझे दफन भी ना किया जाए बल्कि दरिया बुर्द कर दिया जाए, क्योंकि मैं मरने के बाद भी 2 गज ज़मीन अपने नाम पे नहीं करना चाहता कि मेरे नाम से हो जाए। लेकिन ज़ाहिर है मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि मैं उनकी इस वसीयत पे, जो तहरीरी तौर से मौजूद है, मैं अमल करूँ। ज़ाहिर है एक माशरे का दबाव होता है, अजीज रिश्तेदार होते हैं, तो इस पर अमल तो नहीं हो सकता था। लेकिन ये उनकी शख्सियत का पहलू था कि उनको दुनियादारी से, मादियत से कोई दूर का ताल्लुक़ नहीं था। एक खालिस कलंदराना अंदाज होता था उनका, जहाँ बैठ गए वहाँ बैठ गए। और जो माशरे के जो सबसे कम तर दर्जे के लोग होते थे, उनसे उनकी सबसे ज़्यादा कुर्बत होती थी। बड़े लोग भी बहुत मिलने आते थे। अच्छा। लेकिन जहाँ रहते थे वहाँ के जो ड्राइवर्स हों, वो हों, उनकी भी, मसलन जिना अस्पताल में वो किसी वक्त एडमिट हो जाते थे ऐसी चेकअप के लिए, तो वहाँ की जो जमादारनी थी लक्ष्मी, उससे उनके इतने ताल्लुकात थे कि वो उसके घर, दिवाली थी, ज़ाहिर हिंदू थी वो, तो दिवाली पे उसके घर भी चले गए थे और फिर उसकी शान में उन्होंने एक रुबाई भी कही थी। अब वो रुबाई सुनेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा। वो ये थी, अच्छा, उसका सूरत हाल ये थी कि वो बहुत ही गहरा रंग था उसका, बातें बहुत करती थी, शोर करती थी और पान बहुत खाती थी। तो एक लतीफ़ अंदाज में उन्होंने, हल्के फुल्के अंदाज में कहा था कि गो पीक बहुत थूक रही है लक्ष्मी, गो पीक बहुत थूक रही है लक्ष्मी, खिदमत में कहाँ चूक रही है लक्ष्मी, अस्पताल के इस वीराने में कोयल की तरह कूक रही है लक्ष्मी। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया सुल्तान अहमद साहब, आप मौजूद थे और उन्होंने 2 रुबाइयां भी हमें बहुत अच्छी तशबीहात जो हैं वो रहीं, और बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला और हमारे साथ रहे। और आपका भी शुक्रिया कि आपने सुबह सवेरे पाकिस्तान देखा है। होपिंग कि इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए हम दोनों आपसे इजाज़त भी चाहेंगे। ख्याल रखें, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।